नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है, लेकिन जब समाधान के सारे मार्ग बंद हो जाते हैं तो अंततः अपने अंतिम विकल्प के रूप में युद्ध का मार्ग खुल ही जाता है। और जब ये मार्ग खुलता है तो इतना बड़ा त्रासदी लेके आता है कि इसमें बहुत सारे असंख्य निर्दोष लोग भी मारे जाते हैं। और एक घटना जिस किसी क्षेत्र में होता हुआ दिखाई देता है, यकीन मानिए उस राष्ट्र की झंडों की लंबाई कम पड़ जाती है उन शवों को ढकने के लिए, उस राष्ट्र की मुद्रा का भार कम हो जाता है उन शवों को उठाने के लिए। और ये बातें मैं हवाई नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ऐसी घटनाओं को, ऐसी त्रासदी को पूरे विश्व ने एक बार नहीं बल्कि दो बार ऑलरेडी झेल चुका है, प्रथम विश्व युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में। और वर्तमान के घटनाक्रम को देखते हुए बहुत सारे विशेषज्ञों के द्वारा ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि कहीं ये इतिहास दोहराने की पुनरावृत्ति तो नहीं हो रही है, कहीं ये तृतीय विश्व युद्ध का आहट तो नहीं है। ऐसे तमाम सारी बातों को आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे, जिसका नाम है रूस यूक्रेन विवाद। अब देखिए, इस वीडियो को मेरा लाने का मकसद यही है कि यूट्यूब में तो बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन वो कंटेंट बिल्कुल ही बिखरा पड़ा हुआ है यहाँ वहाँ, जिससे कि जुड़ने में बहुत अधिक समस्या आती है। उसी चीज़ को मेरे द्वारा आसान तरीके से एक साथ सारी चीज़ों को कंपाइल करके आप लोगों को प्रोवाइड कराने की ये थोड़ा मेरा छोटी सी कोशिश रहेगी, क्योंकि इसमें आप वर्तमान में जो भी घटनाक्रम हो रहा है, तो उस वर्तमान के घटनाक्रम को समझने के लिए आपको पीछे इतिहास में जाना ही पड़ेगा, अतीत में जाना ही पड़ेगा। क्योंकि बार बार यहाँ पे विशेषज्ञों के द्वारा बोला जा रहा है कि कहीं पुतिन रूसी साम्राज्य की स्थापना तो नहीं करना चाहता है, कहीं पुतिन सोवियत रूस को पुनः बनाना तो नहीं चाहता है। उसी तरीके से बार बार यूक्रेन अगर लाप रहा है कि भाई हम स्वतंत्रता है, स्वतंत्र कंट्री है, संप्रभुता को राग अलाप रहा है, तो क्या ऐसी चीज़ों को यहाँ पे इग्नोर किया जा सकता है? आखिर अमेरिका की हठ धर्मिता की नीति क्या है? अमेरिका भी झुकने के लिए तैयार नहीं है और उसका साथ पीछे पीछे यूरोपीय देश दे रहे हैं। और साथ में चाइना और भारत का स्टैंड इस मामले में किस हद तक किधर किधर हो रहा है। ऐसी बहुत सारी चीज़ों को देखिए, समझना सिर्फ और सिर्फ वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में आप एक कंप्लीट ठीक है समझ के उसका एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। आपको एक बहुत ही कॉन्क्रीट एनालिसिस करने के लिए पीछे आपको इतिहास में जाना होगा। मैं बार बार इस बात पे बल दे रहा हूँ, क्योंकि पीछे से चीज़ों को लिंक करेंगे तो वर्तमान की चीज़ों को समझना आपके लिए बेहद ही आसान हो जाएगा। और यही मैं आज के इस क्लास में करने जा रहा हूँ। बिल्कुल ही एक ही वीडियो में पूरा का पूरा मैं समझा दूंगा आप लोगों को, शुरू से लेके ठीक है आज तक। और इसीलिए आपके पास समय है तभी इस वीडियो को देखें, अदरवाइज आप एकांत में देखें। यकीन मानिए इसके बाद से पूरी की पूरी जो एक न्यूट्रल जो एनालिसिस है आप खुद से कर पाएंगे, आपके एग्ज़ाम के लिए भी ये चीज़ उतना ही इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए इस वीडियो का, और कोई भी क्यूरी हो तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम समझने का प्रयास करते हैं कि किसी राष्ट्र की एकता और अखंडता क्या होता है। देखिए, किसी भी राष्ट्र की एकता और अखंडता उस देश को बिल्कुल ही एक डोर में बांधने का काम करती है। और ये चीज़ को आप भारत से समझ सकते हैं कि इतना डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी भारत बिल्कुल ठीक है इसी एकता और अखंडता पे बटा हुआ है। अब प्रश्न उठता है कि मैंने इस सवाल को लिया क्यों है, क्योंकि वर्तमान में जो भी गतिविधियां हो रही है उसको इस संदर्भ में समझने की ज़रूरत है। क्योंकि जब भी इस राष्ट्रीय एकता और अखंडता को अगर किसी भी बाहरी गतिविधियों द्वारा ठोस पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा, ठेस पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा, तो यकीन मानिए उस देश का राष्ट्रवाद पूरी तरीके से आहत हो जाएगा। और ये तो हमें यूरोप के इतिहास में ही हम लोग शुरू से देखते आ रहे हैं कि वहाँ का राष्ट्रवाद कितनी जल्दी आहत हो जाता है। अब इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, उन कारणों को हम समझने का प्रयास कीजिए। जैसे संप्रभुता, बार बार यूक्रेन इसी संप्रभुता का भी हवाला दे रहा है। सुरक्षा, रूस बार बार बोल रहा है कि नहीं भाई हमारा आंतरिक सुरक्षा को खतरा हो सकता है, हमारी सीमा सुरक्षा को लेकर खतरा हो सकता है। व्यापार, आर्थिक हित जो कहीं न कहीं यूक्रेन का भी बाधित हो रहा है, रूस का भी बाधित हो रहा है यहाँ पे। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे स्वतंत्रता, हर हाल में यूक्रेन इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या, यूक्रेन वर्तमान में स्वतंत्र नहीं है? 1991 में ही अगर यूक्रेन अलग हो गया है तो बार बार यूक्रेन स्वतंत्रता और संप्रभुता का राग क्यों अलाप रहा है? बार बार
अगर देखा जाए रूस तो इस सुरक्षा का हवाला क्यों दे रहा है कि नहीं भाई हमारी सीमा सुरक्षा को लेकर खतरा है। ऐसी बहुत सारी चीज़ों को हम देखने का प्रयास करेंगे, लेकिन इसके लिए मैं एक और एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ कि ऐसा जो गतिविधियाँ है सिर्फ और सिर्फ आज वर्तमान में नहीं हो रहा है, बल्कि पीछे के अगर इतिहास में देखेंगे तो ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका है। जैसे हम लोग बात करेंगे अमेरिका की, देखिए 1823 में मुनरो सिद्धांत लाया गया और इस मुनरो सिद्धांत के माध्यम से अमेरिकी प्रेसिडेंट मुनरो के द्वारा यूरोपीय लोगों को सीधे सीधे चेता दिया गया कि तुम भाई हमारी आंतरिक राजनीति पे हस्तक्षेप नहीं करोगे। यहाँ भी मामला आ गया सुरक्षा का, व्यापारिक हित का, और यहाँ पे इस मुनरो सिद्धांत के माध्यम से अमेरिका ने भी बोल दिया कि हम तुम्हारे आंतरिक मामलों पे, व्यापारिक हितों पे किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और यकीन मानिए ये जो मुनरो सिद्धांत था लगभग सेकेंड वर्ल्ड वार तक चलता रहा। दोनों ने किसी भी प्रकार के एक दूसरे के मामलों पे हस्तक्षेप नहीं किया और अमेरिका धीरे धीरे बाकी जो दक्षिण अमेरिका देख रहे हैं इनका एज ए ट्रीट, उपनिवेश की तरह भी ट्रीट करने लगा। दूसरा बात करते हैं क्यूबा मिसाइल संकट, क्योंकि आगे इसको आपको ठीक है जानने के लिए मिलेगा। इसी क्यूबा में उस समय ठीक है जो क्यूबा का जो सिचुएशन था बिल्कुल ही आज भी अगर देखा जाए तो एक कम्युनिस्ट कंट्री के रूप में मौजूद है, हालांकि वर्तमान में चीज़ें बदल रही है। उस क्यूबा में सोवियत रूस के द्वारा मिसाइल लगा दिया गया और उस मिसाइल का जो डायरेक्शन है यूएसए की तरफ मोड़ दिया गया। और यकीन मानिए ये जो क्यूबा मिसाइल संकट था उस समय ऐसा लग रहा था कि पुनः उस समय ठीक है सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद थर्ड वर्ल्ड वार हो जाएगा। बिल्कुल ही हिरोशिमा और नागासाकी का यहाँ पे याद दिला रहा था। इतनी बड़ी दो समझ पा रहे हैं न्यूक्लियर शक्तियाँ यहाँ पे भिड़ने के लिए तैयार थी उस शीत युद्ध के दौर में, लेकिन जैसे तैसे ये भी मामला टल गया। उसी तरीके से हम लोग बात करें स्ट्रिंग ऑफ पर्ल की, आज चीन भारत को घेरने का प्रयास कर रहा है। भारत ऐसा लगता है कि कभी किसी हद तक जाने के लिए यहाँ पे तैयार हो जाता है। और ये सिर्फ यही बात नहीं है, 1971 में भारत के साथ भी हो चुका है, जब बार बार पूर्वी पाकिस्तान को लेके भारत की आंतरिक सुरक्षा का डर सता रहा था इस ठीक है पश्चिमी पाकिस्तान को लेके। देखिए भारत किस हद तक वहाँ पे चला गया। तो कहने के सेंस क्या है कि जब भी एक राष्ट्र की एकता और अखंडता का अगर तोड़ने का प्रयास किया जाता है या किसी भी प्रकार का उस पर इफेक्ट पड़ता है तो राष्ट्र किसी भी हद तक जा सकता है। उसी तरीके से यहाँ पे 9/11 का मामला देख लीजिए कि जब ओसामा बिन लादेन के द्वारा जब अमेरिका में अटैक किया गया था, कैसे अमेरिका ने उसको ढूंढ के उसके घर में मार गिराया। तो ये है यहाँ पे। और वर्तमान में इसी चीज़ को ध्यान में रखिए, इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए वर्तमान के जो भी घटनाक्रम हो रहा है इसको हम लोग समझने का यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं कि आखिर ये मामला क्या है। तो मामला यहीं पे आप देख पा रहे हैं, रूसी प्रेसिडेंट पुतिन है यहाँ पे, और दूसरे तरफ यहाँ पे काफ़ी ठीक है नवनिर्मित आप कह सकते हैं चेहरा वोलोडिमिर यहाँ पे जेलेंस्की बार बार इनको बोला जा रहा है। देखिए अगर इनकी हम लोग बैकग्राउंड की बात करें तो ऐसा माना गया है कि जो इनके दादा थे इनके ठीक है, चूँकि ये नाजी फैमिली से लोग बिलोंग करता है और नाजियों के हिटलर ने जर्मनी में बड़ी तड़पा के मारा था। उस होलोकास्ट घटना में इसके दादा जो समय बच्चे थे उस समय जिंदा बच गए थे और उस ठीक है उन्हीं का एक पोता है जेलेंस्की। कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि यहूदी होते हुए यहाँ पे देखिए किस प्रकार से अभी बार बार स्वतंत्रता संप्रभुता की भावना को यूक्रेन के परिप्रेक्ष्य में उठाने का प्रयास कर रहा है और खुद यहाँ पे एक मिलिट्री की तरह यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है। और साथ में इसकी पत्नी भी उतनी यहाँ पे साथ दे रही है कि अगर रूस को हमारे क्षेत्र पे ऑक्युपाई करना होगा तो सामने से करना होगा हम, क्योंकि पीछे हम लोग पीठ ठीक है करने वाले नहीं है, तुमको गोलियों से मार के यहाँ पे ऑक्युपाई करना पड़ेगा। हम किसी हद तक जा सकते हैं। और यहाँ पे देखिए जेलेंस्की के द्वारा कई सारा इमोशनल भाषण भी दिया गया है, जैसे कि जेलेंस्की के द्वारा बोला जा रहा है कि देखो भाई हमने इसी भूमि पे जन्म लिया है, यहीं पे मैंने पढ़ाई की है, यहीं पे मेरे दोस्तों की माँ को दफनाया गया है, यहीं पे मैंने ठीक है शराब पिया है, यहीं पे मेरी ठीक है जवान हुआ है। तो किसी भी हद तक इस क्षेत्र को हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और किसी हद तक हम जाने के लिए तैयार है। और दूसरी तरफ यहाँ पे पुतिन हर हाल में चाह रहा है कि यहाँ पे एक पपेट गवर्नमेंट हो यूक्रेन में, जो पूरी तरीके से रूस समर्थित गवर्नमेंट हो, हम जो बोले हमारे इशारों पे चलने वाला हो। आखिर क्या है यहाँ पे दोनों का मामला, थोड़ा यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए। रूस यूक्रेन विवाद का कारण यहाँ पे क्या क्या है, देखिए यहाँ पे बारी बारी से हम लोग देखते हैं ताकि आप लोग एग्जैक्ट एक तस्वीर बन सके
कि आखिर इसका कारण यहाँ पे क्या क्या है। रूस को लेकर बात किया जाए तो सामरिक महत्व हर तरीके से, सामरिक में मतलब आप समझ सकते हैं कि पूरा का पूरा इकोनॉमिकल एक्टिविटी से लेके पॉलिटिकल एक्टिविटी से लेके सारा का सारा यहाँ पे एक कंप्लीट वर्ल्ड ही है सामरिक महत्व। दूसरी तरफ देखा जाए तो सांस्कृतिक महत्व को लेके, चूंकि जो भी यूक्रेन के सीमावर्ती जो इलाके लोग हैं, बिल्कुल आपको समझने की ज़रूरत है भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में, भारत बांग्लादेश के संदर्भ में, कि जब भी इस तरह की गतिविधियां होती है ना तो सबसे अधिक समस्या होती है सीमावर्ती इलाकों को, क्योंकि सीमावर्ती इलाकों का देखेंगे तो हमेशा रोटी बेटी का जो नाता होता है, जैसे नेपाल के परिप्रेक्ष्य में भी तराई लोगों का भारत के संदर्भ में समझने की कोशिश कीजिए तो कल्चरल जो एक्टिविटी है वहाँ पर भी सलाव लोग मौजूद हैं, यहाँ भी सलाव लोग मौजूद है। तो दोनों में काफ़ी इनका इतिहास ठीक है आप पुराना यहाँ पे रहा है, और यही कारण है कि इसी कल्चरल एक्टिविटी को लेके बहुत सारे यूक्रेन में जो लोग हैं, लगभग 20-30% जो लोग हैं रूस का समर्थन कर रहे हैं कि नहीं भाई हमें वर्तमान में रूस ही में रहना चाहिए। उसकी बात करें हम लोग सीमा सुरक्षा को लेके तो रूस बार बार इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि हम किसी भी कीमत पे यूक्रेन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, चाहे हमें न्यूक्लियर वार तक करना पड़े, यकीन मानिए, और वर्तमान में कुछ भी हो सकता है। चौथी बात करें यहाँ पे अमेरिका का बढ़ता प्रभाव, चूंकि अब इस अमेरिका को बढ़ते प्रभाव को देखने के लिए और रूस का जो एक आप कह सकते हैं आक्रामक विदेश नीति को समझने के लिए सिर्फ और सिर्फ वर्तमान तक आपको सीमित नहीं रहना होगा, बल्कि थोड़ा आपको इतिहास की गहराई में गोता लगाना ही होगा। उसके बाद से हम लोग बात करते हैं यहाँ पे यूक्रेन का, तो कुल मिला के वही बात है, फ्रीडम की बात हो रही है, सॉवरेनिटी की बात हो रही है, इंडिपेंडेंसी की बात हो रही है कि भाई हम कुछ भी करें, तुम कौन होते हो रूस कि भाई हमें बताओ कि हमें ये करना है ये नहीं करना है। लेकिन यहाँ पे समझना होगा यहाँ पे कि अगर एक कोई पड़ोसी देश है अगर उसको नुकसान हो रहा है हमारी वजह से, तो फिर पड़ोसी देश तो आक्रामक होगा ही होगा। भारत के परफेक्ट में समझिए कि भारत का जो सीमावर्ती इलाकों में अगर चाइना बार बार आ रहा है, पाकिस्तान में आ रहा है, श्रीलंका में आ रहा है, म्यांमार में आ रहा है, तो इससे समस्या होगा। तिब्बत को लेके ऑलरेडी भारत के साथ एक बहुत बड़ा युद्ध हो चुका है, इसको समझना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग बात करें यूरोपियन यूनियन की, तो इसमें जो यूक्रेन वासियों का इकोनॉमिकल इंटरेस्ट दिख रहा है कि पुराने हम लोग ठीक है अगर रूसियों के साथ रहते हैं तो वहाँ पे क्या मिलने वाला है हमें, उसका ऑलरेडी जीडीपी इतना कम हो चुका है, उससे तो हमके भाई बहुत अधिक बेनिफिट भी नहीं होने वाला है, प्रॉफिट भी नहीं होने वाला है। तो ये समस्या है आपका। उनको लग रहा है कि भाई हमें एक मॉडर्निटी के साथ, एक नए समाज के साथ जुड़ना चाहिए, यूरोपियन यूनियन के साथ जुड़ना चाहिए। और यकीन मानिए यूरोपियन यूनियन में जुड़ने का मतलब है कि धीरे धीरे ठीक है नाटो का मेंबर बन जाना, मतलब नेटो जो भी है यहाँ पे नेटो का मेंबर बन जाना, क्योंकि वर्तमान में नेटो में 30 कंट्री यहाँ पे शामिल हो चुका है। और यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर लीजिए, जो यूरोपियन मेंबर का सदस्य है ऐसा नहीं है कि जरूरी है कि सारा का सारा और नेटो का मेंबर ही बन जाएगा, हाँ, लेकिन इन्हें फ्यूचर ये बन ही सकता है, कोई गारंटी नहीं है। तो आखिर ये नाटो क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए बहुत सारा चीज़ है ना, धीरे धीरे चीज़ें आ रहा है और लेयर बाय लेयर ये सारा का सारा खुलता रहेगा। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं नाटो को लेके, यहाँ पे रूस की समस्या यही है कि रूस की आप देख पा रहे हैं ये जो पश्चिमी जो सीमा है, आप थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, ये जो पश्चिमी सीमा है यहाँ पे देख पा रहे हैं बिल्कुल ये जो ठीक है बाल्टिक सी वाला इलाका है, बाल्टिक सी का इलाका पूरा का पूरा जो रूस का, ध्यान से आप लोग देखते चलिए, ये घिरते हुए नजर आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे जितना भी आप देख पा रहे हैं ब्लू कलर का लाइन, ये ब्लू कलर वाले एरिया में माने एरिया में नाटो के लोग, यहाँ पे नाटो कंट्री वाले लोग यहाँ पे मौजूद है, जो वर्तमान में उनकी संख्या 30 हो चुकी है। अब यहाँ पे जो येलो कलर का दिख रहा है यही है यूक्रेन, और यूक्रेन अगर यूरोपियन यूनियन में चला जाएगा तो इन्हें फ्यूचर ठीक ठाक संभावना है कि ये नाटो का मेंबर बन जाएगा। और इसके वजह से क्या होगा कि ये जो बीच में बेलारूस को छोड़ के देखिए यूक्रेन का जो रूस का जो पश्चिमी जो सीमा है बिल्कुल ही एक ब्लॉक स्टेज में यहाँ पे दिखाई देगा। और आपको ये भी समझना है रूस की भौगोलिक अवस्थिति को ध्यान में रखते हुए कि देखिए रूस कई सारे क्लाइमेट जोन को पास करते हुए यहाँ पे नजर आएगा। और यहाँ पे वर्तमान में अगर यूराल पर्वत को देखा जाए तो यूराल पर्वत से ये जो भाग है रूस का एशिया में आ जाएगा, और यूराल पर्वत का जो पश्चिम का भाग है वो यूरोप में आ जाता है। अब चूंकि पूरा का पूरा जो यहाँ पे डेवलप जो भी स्टेट है रूस का वो पूरा का पूरा पश्चिमी एशिया में है। पश्चिमी एशिया का मतलब कि पश्चिम से उसे संबंध बनाना ही पड़ेगा, जुड़ना ही पड़ेगा। और वहाँ पे बिल्कुल ही आप समझिए एज ए व्यापारिक हितों को ध्यान में रख के संबंध बनाएगा। क्योंकि यहाँ पे एक मामला और भी हो जाता है, कैपिटलिस्ट वर्सेस कम्युनिस्ट की हो जाता है। और ये मामला सिर्फ कैपिटलिस्ट वर्सेस कम्युनिस्ट का नहीं है, क्योंकि आज जब आप मेरे साथ बने रहेंगे तो समझेंगे कि रूस का पूरा पूरा इतिहास, कैपिटलिस्ट तो बस ठीक है एक बहाना है, कम्युनिस्ट तो एक बहाना है। लेकिन अगर वर्तमान में
रूस अपनी इतनी आक्रामक विदेश नीतियों को अपना रहा है तो उसके पीछे भी कुछ न कुछ आपको कारण दिखाई देगा। जैसे चीन को लेकर अगर माना जाता है कम्युनिस्ट कंट्री है, लेकिन कम्युनिस्ट में एक गजब का आपको चीन में एक डिसिप्लिन देखने के लिए मिलेगा आपको। तो चीन में आपको जाके उस कन्फ्यूशियस पंथ को समझना पड़ेगा कि चीनी जो हिस्ट्री है उस हिस्ट्री में ही कन्फ्यूशियस पंथ ने इतना डिसिप्लिन डाल दिया चीनी लोगों में कि आज देखिए चीनी लोग उस कम्युनिस्ट का, ठीक है, आप सकते हैं कि कम्युनिस्ट व्यवस्था को भी लोग करने के लिए बिल्कुल ही लोग, ठीक है, तैयार है। तो वैसे ही रूस में भी आपको समझना पड़ेगा कि अगर रूस में वर्तमान जो भी घटनाक्रम चल रहा है यहाँ पे, तो इसके पीछे रूस का इतिहास काफ़ी यहाँ पे मायने रखता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मामला इतना अधिक एग्रेसिव हो गया है कि पुतिन ने अनाउंस कर दिया है बिल्कुल ही अपने न्यूक्लियर, ठीक है, वेपन को बिल्कुल अलर्ट मोड में यहाँ पे लगा दिया है कि अगर युद्ध लंबा खींचेगा तो हम किसी हद तक जा सकते हैं। और यकीन मानिए इतना बड़ा जियान कंट्री है, एक छोटे से कंट्री को अभी 5 से 6 दिन हो गए हैं युद्ध के, अभी भी पूरा ऑक्युपाई नहीं कर पा रहा है, इन्वेजन पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है कि पुतिन को समस्या होगी ही होगी। और दूसरी बड़ी समस्या का कारण यह है कि युद्ध देखिए जितना भी लंबा खींचेगा, युद्ध जितना लंबा खींचेगा उतना अधिक इसका इन्फ्लुएंस बढ़ते जाएगा, बहुत सारी शक्तियों का वहाँ पे जमावड़ा लगेगा। लेकिन चूंकि अब जब सर से पानी बहने लगेगा तो कुछ भी हो सकता है। और इसमें साथ देता हुआ नजर आ रहा है बेलारूस। ध्यान रखिएगा, बेलारूस सीधे सीधे बोल दिया है कि भाई आ जाओ, हमारे यहाँ हमारी सीमा बिल्कुल सुरक्षित है, उत्तरी सीमा जो यूक्रेन का जो लग रहा है और यहाँ पे मिसाइल लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है हमें। अब आपको बेलारूस को भी समझना पड़ेगा कि बेलारूस का देखिए पूरा जो इकोनॉमिकल हम लोग अगर एक्टिविटी की बात करें तो उसका इकोनॉमिकल एक्टिविटी पेट्रोल और प्राकृतिक गैस पे चलता है और वो पूरी तरीके से रूस से सप्लाई होता है। इसीलिए आप समझ सकते हैं, जैसे वर्तमान में भारत को ले लीजिए, भारत के साथ साथ, ठीक है, सिक्किम को ले लीजिए, भूटान को ले लीजिए, ठीक है। तो भारत और भूटान का जो देखिए ज़बरदस्त रिलेशनशिप दिखाई देगा, दोनों का इंटरेस्ट है, दोनों की भौगोलिक लोकेशन ही ऐसा है, कुछ यही मामला है, ठीक है। ध्यान रखिएगा बेलारूस और इस रसिया का, जिसके वजह से दोनों में इतनी गहरी, ठीक है, संबंधता है। अब यहाँ पे यही अनुमान लगाया जा रहा है कि क्या पता कब पुतिन एटॉमिक बम का यहाँ पे बटन दबवा दे और फिर से एक हिरोशिमा और नागासाकी जैसी, ठीक है, घटना को यहाँ पे दोहराया जा सके। यकीन मानिए, ठीक है, इससे तो पूरा एक डिजास्टर ही हो जाएगा। आज इस 22वीं सदी में पूरी तरीके से इंसानियत का नाश हो जाएगा। इसीलिए युद्ध, देखिए मैंने बोला शुरू में, युद्ध किसी भी समस्या का विकल्प यहाँ पे नहीं हो सकता है, ध्यान रखिएगा, समाधान नहीं हो सकता है। लेकिन फाइनली आपको भी पता है कि जब सारे युद्ध के, ठीक है, समाधान के सारे जब दरवाजे बंद हो जाते हैं तो फिर ऐसी गतिविधियां, ऐसी विनाशकारी चीज़ें हमारे सामने, ठीक है, देखने के लिए मिलती है। ऑलरेडी प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध की मैंने चर्चा कर लिया है। अभी वर्तमान में अगर घटनाक्रम को अगर देखा जाए तो देखिए यूरोपीय देशों में यूक्रेनी रिफ्यूजी भरते जा रहे हैं। अब यही यूरोप है, देखिए, जब पश्चिमी एशिया में, ध्यान से सुनते चलिए मेरी बात, जब पश्चिमी एशिया पूरा सीरिया खंडहर बन गया, इराक हो गया, लेबनान हो गया, तो वहाँ के लोग जब माइग्रेट कर रहे, भाग रहे थे, तो इस यूरोप ने अपनी सीमा को बंद कर लिया था। लेकिन आज ये यूरोप बिल्कुल ही, अगर यूक्रेन के लोग यहाँ पे मूव कर रहे हैं, देख पा रहे हैं, इधर जो भी सीमा है, यहाँ पे पोलैंड की बात करें, लातविया की बात करें, यहाँ पे हंगरी की बात करें, रोमानिया की बात करें, तो इन लोगों ने बिल्कुल वीज़ा फ्री कर दिया है कि आइए हमारे यहाँ, रहिए, शरण लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सारे के सारे यहाँ पे नेटो के, ध्यान रखिएगा, मेंबर है। तो उस समय इनकी इंसानियत कहाँ मर गई थी, इस चीज़ को आप समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल न्यूट्रल एनालिसिस करना है। अभी एक तरफ आप सुनेंगे तो लगेगा कि मेरा झुकाव बिल्कुल एक पक्ष की तरफ है, लेकिन सबको मैं आज, ठीक है, बारी बारी से, ठीक है, सबका एंगल, सबका जो हिस्ट्री है मैं आपको, ठीक है, आज बताने वाला हूँ पूरी तरीके से। वर्तमान में देखिए इस टाइप का मामला है, जो भी यूक्रेन का, चाहे उत्तर की सीमा की बात करें, पूर्वी सीमा की बात करें, यहाँ पे दक्षिणी सीमा की बात करें, और इधर ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ठीक है, मालदीव एक देश है, यहाँ से भी रसिया ने पूरा अपना प्रभाव जमा कर रखा हुआ है। बस अब जो यूक्रेन का एक ही भाग बचा हुआ है, जो ये पश्चिम का जो भाग है, ये भी पूरा नहीं है, यहीं पे थोड़ा प्रभाव जमा हुआ, अदरवाइज बिल्कुल यूक्रेन यहाँ पे घिर चुका है। अब क्या होगा, गुरिल्ला वार की प्रक्रिया भी चल रही है। हालांकि मानना पड़ेगा यूक्रेन वासियों को कि बिल्कुल यहाँ पे एकदम बाघ के सामने, जिस प्रकार से अमेरिका ने उस यूक्रेन को बिल्कुल एक बकरी बना के सामने डाल दिया है, लेकिन फिर भी वो लोग, ठीक है, लड़ रहा है एक नेशनलिज्म की भावना से युक्त होके, कहीं न कहीं, ठीक है, उनकी ये
उग्र राष्ट्रवाद को भी पूरी तरीके से इंडिकेट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे पुतिन बिल्कुल मानने वाला नहीं है। अब आइए बात करते हैं हम लोग आज की टॉपिक का अतीत से वर्तमान तक, क्योंकि इतना सारा तो ट्रेलर था, असली कहानी तो यहाँ बाकी है। यहाँ आपको समझना पड़ेगा रूस का इतिहास, आखिर रूस का इतिहास कह रहा है। यूरोप के संदर्भ में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि कैसे यूरोप में जब परिवर्तन हो रहा था तो बिल्कुल रूस उससे कटा हुआ था, उस परिवर्तन को एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल रूस तैयार नहीं था। उसके बाद बात करेंगे रूस अमेरिका संबंध, यहाँ पे यूएनओ की बात आएगी, नाटो की बात आएगी, क्योंकि जब तक इन सबका आप एक ठीक है जगह पे कोरिलेशन आप स्थापित नहीं करेंगे वर्तमान चीज़ों को, ठीक है, बिल्कुल आप समझ पाएंगे, उसको फील नहीं पाएंगे, समझिए, ठीक है, उसको मैंने होता है ना फील करना कि एकदम रीड फील एंड थिंक टाइप का भाव आपके अंदर वो जग नहीं पाएगा। उसके बाद बात करेंगे रूस यूक्रेन संबंध का युद्ध का जो कारण, चूंकि ये सिर्फ और सिर्फ ठीक है थोड़े से मुद्दों के लिए नहीं हो रहा है, बल्कि इसमें बहुत अधिक देखेंगे तो इकोनॉमिकल इंटरेस्ट भी कहीं ना कहीं इसमें छुपा हुआ आपको नजर आएगा। उसके बाद से बात करेंगे वर्तमान स्थिति क्या है, अभी जो भी युद्ध वगैरह चल रहा है, सारी घटनाओं को मैं एक वीडियो में कवर कर दूंगा और इसका प्रभाव क्या होगा, जैसे रूस, यूरोप, अमेरिका, चीन, भारत, ठीक है, यूक्रेन, सबको यहाँ पे मैंने शामिल किया हुआ है। और भारत के लिए आगे की राह होगा, क्या हो सकता है, अभी भारत क्या इसमें स्टेप ले सकता है, सारा यहाँ पे। और लास्ट में आपको देखने के लिए मिल जाएगा निष्कर्ष। निष्कर्ष बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है, बिल्कुल मेरे साथ बने रहिए, पूरा का पूरा एक एक चीज़ आपको, ठीक है, एक धागे की तरह आपको पिरो के दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा हम लोग इतिहास उठा के हम लोग, ठीक है, देखने का प्रयास करते हैं। देखिए रसिया का अगर हम लोग बात करें तो पुराना जो रसिया जो एम्पायर था उसके पहले देखेंगे तो मंगोलियों का बहुत अधिक प्रभाव होता था, क्योंकि विश्व में सबसे बड़ा जो एम्पायर हुआ है आज तक वो मंगोल साम्राज्य का ही हुआ है। तो रूस में बड़ा अधिक उस सबका इन्फ्लुएंस था, लेकिन मंगोल साम्राज्य टूटने के बाद रूस का लोग अलग हो गया। उसी तरीके से देखिए ब्रिटिश साम्राज्य की बात करें, ब्रिटिश साम्राज्य भी अपने आप में अगर देखा जाए तो विश्व का सेकेंड लार्जेस्ट एम्पायर यहाँ पे बन के रहा है। तीसरे नंबर पे जो आता है वर्तमान में रूसी साम्राज्य की ही बात आता है, जो कि लगभग 16वीं 17वीं शताब्दी में आके पूरी तरीके से स्टेबलाइज हो चुका था। अब यहाँ पे देखिए हम लोग रसिया की अगर बात करें, हम लोग हिस्ट्री की, रूस के इतिहास को लेकर अगर बात करें तो वहाँ पे जब एम्पायर बन के तैयार हो गया तो शुरू से ही देखेंगे तो वहाँ पे जार, ठीक है, मैंने जार वंश के लोगों का वहाँ पे शासन हुआ करता था, जो बिल्कुल ही निरंकुश टाइप के लोग थे। और जब यूरोप में जब परिवर्तन होना शुरू हुआ, ध्यान रखिएगा, जब यूरोप में जब परिवर्तन होना शुरू हुआ, जैसे कि आपको पता है व्यावसायिक क्रांति हुई, किस प्रकार से पुनर्जागरण आया, किस प्रकार से वहाँ मध्य वर्ग के लोगों का उदय हुआ, प्रबोधन काल आया, धीरे धीरे धीरे, ठीक है, फ्रांस की क्रांति, अमेरिकी क्रांति, औद्योगिक क्रांति, यहाँ बहुत सारा जो मैं चेंज की बात कर रहा हूँ, ठीक है, उस चेंज को यूरोप बिल्कुल एक्सेप्ट करने के लिए, उस चेंज को बिल्कुल ही यहाँ पे रसिया एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। ध्यान रखिएगा, वो एक्चुअली उस समय रसिया नहीं था, बल्कि उस समय वो रूसी साम्राज्य हुआ करता था। फिर यूरोप के लोगों ने अपने, ठीक है, जो राष्ट्रीय सीमा को निर्धारण करने के लिए, जिसे हम लोग बोलते हैं ना सीमा, कि भाई यहाँ से यहाँ तक इंडिया है, यहाँ से यहाँ पाकिस्तान है, ऐसा जो चीज़ है पहली बार पूरे विश्व में यूरोप के लोगों ने दिया उस वेस्टफेलिया की संधि के माध्यम से। चूँकि वेस्टफेलिया की संधि बहुत ही एक निर्णायक मोड़ आप कह सकते हैं सीमा निर्धारण करने में, क्योंकि आपस में यूरोप के लोग लड़ रहे थे 30 वर्षों तक, जिसे 30 वर्षीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। फाइनली डिसीजन हुआ कि नहीं भाई, हमें एक वेस्टफेलिया की संधि करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से हमारी एक बाउंड्री सीमा निर्धारित हो पाए कि यहाँ से यहाँ तक ये फ्रांस है, यहाँ से यहाँ तक जर्मनी है, यहाँ से यहाँ तक ब्रिटेन है। फिर सबने मान लिया और अपनी एक बाउंड्री को आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, जो भी बाउंड्री है ये लगभग इसी वेस्टफेलिया की संधि के आसपास इसको निर्धारित किया गया है। लेकिन इस चीज़ को रूस ने नहीं माना, रूसी साम्राज्य ने नहीं माना। वो अपने आप को बिल्कुल ही ईश्वर से कनेक्ट करके रखता था, निरंकुशता पे, कि हम बिल्कुल ही ईश्वर का, समझिए कि दूसरा रूप है यहाँ पे। ईश्वर ने हमको साक्षात भेजा हुआ है और इतना हमको शक्ति दिया है कि हमको किसी भी सीमा की ज़रूरत नहीं है। हमें अदम्य साहस से हम जितना मन करे उतने अपने साम्राज्य को बढ़ा सकते हैं। ये था कॉन्सेप्ट शुरू से ही, और हम अपने लोगों के हितों की रक्षा भी कर सकते हैं, इतना हमको, ठीक है, साधन संपन्न बनाया है ईश्वर ने। तो बिल्कुल यूरोप में जो परिवर्तन हो रहा है उससे रूस को कोई खास, ध्यान रखिएगा, संबंध नहीं था। उस रूसी साम्राज्य को परिवर्तन नहीं, किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। इधर धीरे 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 डेमोक्रेटिक लोकतंत्र आते गया, लेकिन रूस आज भी बचा हुआ है। वहाँ पे मार्क्सवाद तो आ गया रूस में, लेकिन लोकतंत्र नहीं आया। रूस की जनता भी बिल्कुल ही लोकतंत्र का आदी नहीं है, समझ सकते हैं।
कम्युनिस्ट प्रक्रिया आने के बाद भी वहाँ पे ठीक है लोकतंत्र के नाम पे बिल्कुल एक केंद्रीकृत सत्ता ही देखने के लिए मिला। और आगे चल के यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, ये अपने आप को ग्रीक चर्च व्यवस्था का रक्षक भी मानता है, क्योंकि ग्रीक चर्च व्यवस्था आपको ध्यान होगा कि ऑलरेडी जब क्रिश्चियनिटी धर्म का जब उदय हुआ तो आगे चल के आपको पता होगा कि धीरे धीरे जो रोमन साम्राज्य था, थोड़ा यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है कि रोमन साम्राज्य दो भागों में बट गए, पूर्वी रोमन साम्राज्य और पश्चिमी रोमन साम्राज्य। तो पश्चिमी रोमन साम्राज्य के लोगों ने कैथोलिक धर्म को मानना शुरू किया, और जो पूर्वी रोमन साम्राज्य था जिसको आगे चल के बाइजेंटाइन एम्पायर के नाम से जानते हैं, वहाँ के लोगों ने ग्रीक चर्च व्यवस्था को माना और आगे चल के इसी ध्यान रखिएगा बाइजेंटाइन एम्पायर पे, पूर्वी रोमन साम्राज्य पे आगे चल के ठीक है मुस्लिमों ने पूरी तरीके से ऑक्युपाई कर लिया। तो अब यहाँ पे समझने की जरूरत है कि इस ग्रीक चर्च व्यवस्था का रूस अपने आप को रक्षक के रूप में मानता है, और इतना रूढ़िवादी चर्च व्यवस्था है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। तो इससे मेरा बताने का मतलब ये है कि आपको समझ में आएगा कि रूस का नेचर क्या है, इतना आक्रामक विदेश नीति रूस की क्यों रही है। अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग यहाँ पे रशियन एम्पायर की। अब बहुत लंबे समय तक शासन पीरियड चलते रहा। रशियन एम्पायर धीरे धीरे देखिए यहाँ पे अब इतना बड़ा विशाल क्षेत्र को संभालना, धीरे धीरे उस पुनर्जागरण प्रबोधन काल तक उस फ्रांस में देखिए वहाँ पे गणतंत्र आ रहा है, लोकतंत्र आ रहा है। उस समय देखिए समस्या यहाँ पे आएगी, यहाँ पे भी चैलेंज होगा उस जारशाही व्यवस्था के लिए, ध्यान रखिएगा उस जारशाही व्यवस्था के लिए। और फाइनली 1905 में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन होगा, जब एक छोटा सा देश अर्थात जापान ने रसिया को मंचूरिया के क्षेत्रों में हरा दिया। तो उस समय एक लहर दौर पड़ा, बोला गया कि एशियाई बौने ने ठीक है एक बहुत बड़े दैत्य को पटखनी दे दी। तो रसिया के लोग बहुत अच्छा फील नहीं करते थे उस चीज़ को लेके। धीरे धीरे दौर आया, बहुत सारे वहाँ पे ठीक है किसानों की स्थिति भी खराब होती गई। तत्कालिक कारण बना, ध्यान रखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध। क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में यही जो शासक है जार ठीक है जार अलेक्जेंडर द्वितीय करके नाम है इसका, इस शासक ने प्रथम विश्व युद्ध में रूस को भी पूरी तरीके से झोंक दिया। बहुत अधिक कर्जा लिया था ठीक है, जो भी जर्मनी वगैरह था, फ्रांस वगैरह था। तो अब एक सहयोगी देश के तौर पे इसने अपने आप को ठीक है झोंक दिया। वहाँ की किसानों की स्थिति और ख़राब हो गई। किसानों को धीरे धीरे ध्यान रखिएगा जो थे उनको सैनिक बना के उस प्रथम विश्व युद्ध में भेजा जाने लगा। अब धीरे धीरे स्थिति इतनी ख़राब हो गई और ये वहीं दौर चल रहा था। ये ध्यान रखिएगा लोगो है उसका, जारशाही व्यवस्था का ये लोगो है। उसी समय यूरोप में देखेंगे तो औद्योगिक क्रांति का भी पूरी तरीके से दौर चल रहा था। ये जो मार्क्सवादी जो विचारधारा देखते हैं बहुत ही आप कह सकते हैं एक वैज्ञानिक विचारधारा के रूप में मौजूद है। समझना पड़ेगा अभी आपको ठीक है, जल्दबाजी में आप कमेंट करने से बचिए, कोई कुछ चीज़ बोलने से बचिए। मार्क्सवादी विचारधारा बिल्कुल ही शोषण के खिलाफ थी। उस समय जो भी यूरोप में परिवर्तन हो रहा था खासकर औद्योगिक क्रांति के संदर्भ में, इस मार्क्स ने बिल्कुल बोला कि देखो जहाँ सबसे अधिक औद्योगिकरण होगा वहाँ पे श्रमिक सबसे अधिक परेशान होंगे, पूंजीपतियों के द्वारा श्रमिकों का शोषण किया जाएगा और वहीं पे सबसे पहले क्रांति आएगी, सर्वहारा की क्रांति होगी। लेकिन मार्क्स ने ये बात तो ब्रिटेन के संदर्भ में, उसमें ब्रिटेन में बहुत पीक पे था औद्योगिकरण, बोला, लेकिन ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति नहीं हुई। उन पूंजीपतियों ने मार्क्स के विचार को समझ लिया और उन पूंजीपतियों के द्वारा ब्रिटेन में धीरे धीरे अपने लोगों को धीरे धीरे फैसिलिटी देना शुरू कर दिया। तो वहाँ पे हुआ नहीं, लेकिन अब मार्क्स ने जो बातें बोली थी वो बातें पूरी तरीके से रूस में लागू होने लगी। और उसी समय एक नेता, देखिए जर्मनी से ये निकल के आएगा, व्लादिमीर लेनिन। अब लेनिन क्या करेगा तो रूस में आके उस जारशाही व्यवस्था को पूरी तरीके से चैलेंज देगा लगभग 1917 के आसपास, और वो जारशाही व्यवस्था टूट जाएगी, बोल्शेविक क्रांति होगी। अब आपको यहीं से ध्यान देना पड़ेगा ठीक है, चूँकि हम लोग बात कर रहे हैं यूक्रेन की। अब ये जो जब जारशाही व्यवस्था टूटेगी तो आप देख पा रहे ये एरिया बिल्कुल अपने आप को ये लोग सेपरेट करने लगता है सब कि नहीं भाई अब तो जारशाही व्यवस्था टूट गई, हमको अब सेपरेट रहना है। लेकिन यही था, लेनिन इतना से मानने वाला नहीं था। लेनिन की ठीक है लाल कुर्ती उस समय हुआ करती थी और इन क्षेत्रों को ठीक है लेनिन ने, ध्यान रखिएगा, ऑक्युपाई करना शुरू कर दिया। बहुत अधिक यहाँ पे विद्रोह भी हुआ। जारशाही व्यवस्था टूटी तो कुछ इस टाइप का देख रहे हैं एरिया है। यही जो बोला गया कि 14 जो क्षेत्र था, खासकर ये वाला जो इलाका था, ये लोग अपने आप को सेपरेट करना चाह रहे थे। अब यहाँ पे बात की जा रही है हम लोग यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जिसको ठीक है उस समय USSR बोला जाता था। ये कैसे आया? 1922 में आया, ध्यान रखिएगा 1922 में आया और 1991 तक रहा, जब तक पूरी तरीके से ब्रेक डाउन नहीं हो गया।
हुआ क्या है देखिए, यूक्रेन में, चूंकि हम लोग केंद्र बिंदु को ध्यान में रखकर समझना है कि यूक्रेन के जो भी लोग थे, खासकर यहाँ पे यूक्रेन जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो इसकी जो पूर्वी सीमा के जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे इनका कल्चरल एक्टिविटी, स्लाव कम्युनिटी, स्लाव एक, ठीक है, कम्युनिटी के रूप में वहाँ पे मौजूद है, एक भाषा के रूप में मौजूद है। यूरोप में, सॉरी, इधर रसिया में भी वही हाल है, पूरा पूरा स्लाव कम्युनिटी, उनकी भाषा। तो बहुत एक समानता थी इनके मेल मिलाप का, और इनको भी लगता था कि नहीं भाई, हमें इस सोवियत यूनियन में मिल जाना चाहिए। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं पश्चिमी क्षेत्र वाले लोग, ठीक है, चूँकि इस यूक्रेन के भी बहुत, ठीक है, मतलब पुराने हिस्ट्री में उतना जाएंगे तो एक गजब का कहानी है कि ये कभी रूसी साम्राज्य का भाग नहीं हुआ करता था। रूसी साम्राज्य ने, ठीक है, उसको आके बाद में मिलाया था, और यही कारण है कि जब रूसी साम्राज्य का जब विघटन हो गया तो यूक्रेन के कुछ लोग बोलने लगे कि यार चलो भाई, हमें एक सत्ता से मुक्ति मिल गई। लेकिन पुनः जब यहाँ पे लेनिन के द्वारा, ध्यान रखिएगा, जब यहाँ पे युद्ध तक मामला आ गया 1917 से लेकर 21 तक, लगभग 3-4 सालों तक एक गृह युद्ध की स्थिति में सोवियत रूस जलता रहा। ध्यान रखिएगा, सोवियत रूस जलता रहा, मैंने जो रूस टूट गया था। लेकिन यहाँ पे लेनिन ने एक अच्छा कार्य किया कि जो भी लोग अलग हुआ था उनको आश्वासन दिया कि देखो भाई, तुम्हें अलग होने की ज़रूरत नहीं है, जितना बड़ा रूसी साम्राज्य था उतना ही बड़ा रहोगे, लेकिन एक स्वायत्ता हम दे रहे हैं कि तुम लोगों को, कि तुम आ जाओ और हमारे क्षेत्रों में एक यूनियन बना लो। जैसे कि अमेरिकी क्रांति के संदर्भ में आपको समझने की जरूरत है कि किस प्रकार से 13 तरह उपनिवेशों ने किस प्रकार से, ठीक है, यूरोपीय लोगों के खिलाफ उन लोगों ने संघर्ष किया हुआ था, और आगे चल के एक यूनियन बन गया, एक संघ बन गया, धीरे धीरे वो देश में कन्वर्ट हो गया। वैसे ही यहाँ पे ध्यान रखिएगा, लेनिन के द्वारा भी उनको इन्वाइट किया गया कि आओ यूक्रेन में, ठीक है, जनमत संग्रह वगैरह भी सब हुआ, और फाइनली यूक्रेन भी, ध्यान रखिएगा, उस यूनियन का, उस सोवियत संघ का सदस्य बन गया। टोटल 15, ध्यान रखिएगा, टोटल 15 मेंबर थे यहाँ पे उनका, ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं ऑफिशियली आप लोगों के रूप में 15-15 पट्टी यहाँ पे लगा हुआ है। अब इसमें एक चीज़ आपको गौर करने की ज़रूरत है कि उसमें देखिए, यह जब हुआ था तो लेनिन ने इस समय एक प्रोविजन किया हुआ था कि अगर किसी भी राष्ट्र को अलग होने का अधिकार है तो आगे चल के हो सकता है, ये नहीं कि ज़बरदस्ती, ठीक है, उसको बांध के रखा जाएगा। तो ये चीज़ समझना है। और यहाँ पे बार बार यूक्रेन को मैं यहाँ पे दिखाने की आपको, सॉरी, यूक्रेन को मैं दिखाने का आपको कोशिश कर रहा हूँ, ये वाला जो एरिया है, कि पूर्वी लोग, ध्यान रखिएगा, पूर्वी लोग यहाँ पे बिल्कुल ही रसिया का सपोर्ट कर रहे थे, और पश्चिमी लोगों को लग रहा था कि हमें स्वतंत्र रहना है। फिर शुरू हो गया अगला जो दौर आया, आपको पता है कि लेनिन के बाद जस्ट उससे भी बड़ा अधिक जो तानाशाह आएगा, ध्यान रखिएगा, स्टालिन आएगा। अब यही है ना कि रूस में देखिए, लोग आप कह सकते हैं कि जो जारशाही व्यवस्था चल रही थी, बिल्कुल स्टालिन ने उसी चीज़ को स्टेबलाइज करने का प्रयास किया। लेकिन चूंकि उस समय एक मार्क्सवादी विचारधारा भी रूस के अंदर कार्य कर रही थी, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। लेकिन वो मार्क्सवादी विचारधारा भी थी तो सर्वहारा के पक्ष में, लेकिन कब उसका धीरे धीरे रूपांतरण हो गया उस जारशाही व्यवस्था में, लोगों को ये चीज़ समझ ही में नहीं आता है। अब यहाँ पे आपको समझना है पूरी तरीके से। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, अब यहाँ पे कौन आ गया, यहाँ पे लेनिन आ गया, सॉरी, स्टालिन आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, स्टालिन को भी लगा कि भाई यूक्रेन के लोग जो हमारे फेवर में नहीं है वो तो अलग होना चाहते हैं। यूक्रेनी राजनीतिक राष्ट्र को पूरा का पूरा कुचलने का प्रयास किया स्टालिन ने भी, ध्यान रखिएगा। और 1932-33 में तो एक राज्य प्रायोजित अकाल भी लगाया गया, इसमें 30 लाख यूक्रेनी किसान लोग मारे गए। सोचिए, यूक्रेनी किसान लोग मारे गए, उनको भी लग रहा होगा भाई ये तो हमारे साथ पूरी तरीके से भेदभाव कर रहा है स्टालिन। तो हमेशा से देखेंगे ना, मैं बार बार इस बात पे इंडिकेट करना चाहता हूँ कि उनको लगता था कि भाई हमें सेपरेट रहना ही सही था। और इसको माना जाता है होलोडोमोर की घटना से, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा नरसंहार था, भूखमरी के माध्यम से इसमें हत्या करवा दिएगा। जैसे अंग्रेजों ने किस प्रकार से भारत में, देखिए, अकाल अकाल अकाल, ठीक है, मानव जनित अकाल को सारा भारत के अनाजों को भेज के यूरोप में सब भेज देता था, और यहाँ के लोग खाए बिना लोग मर जाते थे। वही हाल है यहाँ पे। स्टालिन ने फिर वहाँ का जो भी अभिजात वर्ग था, जो बार बार अपने आप को सेपरेट करने का प्रयास कर रहा था, उनको ख़त्म किया। और पीछे से नारा दे रहा है कि भाई देखो, यूक्रेनी लोग हमारे छोटे भाई की तरह हैं। छोटा भाई मतलब समझ रहे हैं ना, काफ़ी प्रिय होता है, तुम भी हमारे लिए काफ़ी स्पेशल हो। लेकिन देखिए अंदर अंदर यहाँ पे क्या हो रहा है, बड़ा भाई हमेशा यही दिखाने की कोशिश करता है, समझ रहे हैं ना,
कि भाई हमारे आवश्यकताओं के अनुरूप तुम्हें चलना होगा, और नहीं चलोगे तो फिर तुम डैमेज कर दिए जाओगे। अब यही मामला चलता रहा, मामला चलता रहा। अब यहाँ पे चूंकि औद्योगिकरण का भी दौर चल रहा था, मार्क्सवादी प्रक्रिया भी आ गई, तो कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म, यही चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है। क्योंकि अमेरिका का जब से जन्म हुआ है 1776 में, जब से अमेरिकी क्रांति हुई है, उसका अमेरिकी क्रांति का नारा ही था स्वतंत्रता, समानता, मुक्त व्यापार की नीति को वहाँ पे लाया गया। तो धीरे धीरे वहाँ पे एक मध्य वर्ग जो विकास हुआ, तो कैपिटलिज्म पे ही फोकस किया, अर्थात जितना जो मेहनत व्यक्ति करेगा, ठीक है, उतना अधिक बेनिफिट उसको होगा। समाज में बाकी लोगों को उसको कोई भी परवाह नहीं है, सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, वो व्यक्ति केंद्रित यहाँ पे होगा। कम्युनिज्म में ऐसा नहीं बोला, मार्क्सवादी प्रक्रिया ने बोला कि नहीं भाई देखो, क्योंकि जो भी संसाधन है, अगर एक व्यक्ति, ध्यान रखिएगा, अगर एक व्यक्ति अगर कमा रहा है, अगर उसकी संपत्ति आगे बढ़ रही है, तो सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति से नहीं, बल्कि जो भी प्रकृति ने रिसोर्स दिया है उसका वो दोहन कर रहा है। अपनी फैक्ट्रियों को अगर आगे बढ़ा रहा है तो श्रमिकों का सहारा ले रहा है, अकेले कैसे कर सकता है। अर्थात उसके विकास में, ठीक है, हर एक एक व्यक्ति का हाथ है। इसीलिए समाज में समानता होनी चाहिए। इस कम्युनिज्म के माध्यम से मार्क्स ने यही बोलने का प्रयास किया। अब पूरी तरीके से देख पा रहे हैं यहाँ पे, एक है कैपिटलिज्म और एक है कम्युनिज्म। कैपिटलिज्म में पूरी तरीके से प्राइवेटाइजेशन पे जोर दिया जाता है, कम्युनिज्म में बोला जाता है, देखिए यहाँ पे, कि भाई हर हाल में इसमें समानता, सर्वहारा होनी चाहिए। अर्थात यहाँ पे सर्वहारा को लाने के लिए मार्क्स द्वारा बोला भी गया कि सबसे पहले समाजवाद आएगा, एक मजबूत केंद्र होगा, उस मजबूत केंद्र के माध्यम से सारे लोगों को बराबर किया जाएगा, सारा चीज़ सरकारी हो जाएगा, लोगों को बराबर बराबर रूप से सरकार बांटेगी। और धीरे 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 जब ये समानता आ जाएगी, समानता आ जाएगी, तो वो सरकार भी खत्म हो जाएगा, किसी का शासन ही नहीं रह पाएगा यहाँ पे, बिल्कुल एक राम राज्य टाइप की आप कह सकते हैं, ठीक है। खैर वो सपना तो मार्क्स का यहाँ पे अधूरा ही रह गया, लेकिन यहाँ पे विशेष रूप से मैं जोर दे रहा हूँ कि कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म को समझने के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर वर्तमान में रसिया इस कम्युनिज्म को अगर फॉलो कर रहा है, तो इस कम्युनिज्म में उसका बहुत बड़ा जो रोल आपको दिखाई देगा, उस जारशाही व्यवस्था को दिखाई देगा, जो अपने आप को बिल्कुल ही ईश्वर का प्रतिनिधि के रूप में मानता है। चीन को भी आपको इसी रूप में समझना पड़ेगा। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि चीन वर्तमान में कम्युनिज्म कंट्री है, लेकिन इतना डिसिप्लिन है वहाँ पे, इतना डिसिप्लिन है, उसके पीछे आपको समझना पड़ेगा वहाँ का जो कन्फ्यूशियस पंथ है, ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूशियस जो पंथ है उसको समझना पड़ेगा कि चीनी लोगों को एंशिएंट एरा से ही उस कन्फ्यूशियस पंथ ने बिल्कुल एक डिसिप्लिन को सिखा दिया। तो ये चीज़ है, देखिए, ठीक है, सिर्फ मामला यहीं तक नहीं है, मैं बार बार आपको इंडिकेट करना चाहता हूँ। अब आइए हम लोग बात करते हैं, धीरे धीरे यही प्रक्रिया आगे गई। 1800, ठीक है, 1929 का ग्रेट डिप्रेशन आ गया, प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध से तो लेनिन ने अपने आप को अलग ही कर दिया था। उसके बाद से बेचारे जो भी युद्ध वगैरह लड़े हुए थे, पूंजीपति जो लोग थे आपस में बेचारे, ठीक है, उनका घाटा हो गया। यूरोप में एकदम ग्रेट डिप्रेशन आ गया, यूरोप के साथ साथ बेचारा अमेरिका भी पूरी तरीके से परेशान हो गया। फिर मामला चलते रहा। इधर स्टालिन बचा रहा, क्योंकि स्टालिन ने पूरी तरीके से अपने आप को, जो मार्केट है, बिल्कुल ठीक है, एक सेपरेट आप कह सकते हैं कि बहुत उसका जो मार्केट था ग्लोबलाइज नहीं हो पाया हुआ था। अब ये मामला चला गया सेकेंड वर्ल्ड वार तक। सेकेंड वार में पता है कि जो एलाइज जो था, पहले यूके और फ्रांस था, ध्यान रखिएगा, और इधर था जर्मनी, इटली और जापान। अब यहाँ पे सोवियत यूनियन कैसे मिल गया, तो इसका बहुत बड़ा श्रेय दिया जाना चाहिए हिटलर को, क्योंकि हिटलर ने अनजाने में क्या किया कि भाई कोई विकल्प ही नहीं छोड़ा सोवियत रूस के पास। कम्युनिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म का अनजाने में हिटलर ने, समझिए कि एकीकरण कर दिया, मैंने मेल मिलाप करा दिया। अभी तक जो लोग बिल्कुल सेपरेट रहा था। जर्मनी ने क्या कर दिया, सोवियत संघ पर हमला कर दिया। जो स्टालिन था, ठीक है, मैंने स्टालिनग्राद जो वहाँ का जगह है, मॉस्को का जो जगह है, वहाँ पे जब हिटलर ने अटैक किया, स्टालिन को मजबूरन आना पड़ेगा कैपिटलिस्टों के पास। कैपिटलिस्टों को भी उसकी ज़रूरत थी, और पीछे से आके सोवियत यूनियन मिल गया। यूएसए कब आया, जब जापान ने उसके पर्ल हार्बर पे, ठीक है, अटैक कर दिया, फिर यूएसए भी आ गया। यूएसए अभी तक, बिल्कुल ही ध्यान रखिएगा, मैं उस मुनरो सिद्धांत को याद दिलाना चाहता हूँ, मुनरो सिद्धांत को फॉलो करके चल रहा था कि यूरोपीय महाद्वीपीय राजनीति में हम बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेंगे। जब अब इसका खुद का जो, देखिए, घर पे आग लग गया, तो कैसे दौड़ के आके सेकेंड वर्ल्ड वार में आके पीछे से मिल गया। और फिर यूएसए के आने के बाद से ही इस वर्ल्ड वार का मामला पलटा। नहीं तो क्या पता, अगर यूएसए नहीं होता तो आज वर्ल्ड वार का मामला कुछ और होता। ध्यान से आप, ठीक है, पैनी नज़र जमाए, देखिए, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, क्योंकि अभी हम लोग आने वाले हैं उसी यूक्रेन पे। उसके बाद से आपको पता है कि नागासाकी और हिरोशिमा में, ठीक है, जो भी बमबारी हुआ,
एटॉमिक बम गिराया गया 9 अगस्त को हिरोशिमा में और 6 अगस्त को हिरोशिमा में और 9 अगस्त को नागासाकी में। फाइनली ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वार की यहीं से माना जाता है कि समाप्ति हो गई। अब जब समाप्ति हुई तो यहीं से आता है यूएनओ का रोल, क्योंकि अब देखिए बहुत सारे जो अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं थी पहले भी बना था, जैसे कि जब नेपोलियन ने पूरा का पूरे यूरोप को जब बदलने का प्रयास किया तो वियना कांग्रेस आया, मेटरनिक व्यवस्था आया। फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ तो राष्ट्रसंघ आया जिसमें ब्रिटेन और फ्रांस प्रतिनिधित्व कर रहा था, राष्ट्रसंघ भी फेल हो गया। अब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ तो यूएनए आया और यूएनए यूएसए समर्थित, ध्यान रखिएगा बिल्कुल इसको प्रो यूएसए ही बोला जाता है, क्योंकि इस यूएनओ में आज तक जब से इसका इतिहास देखेंगे इसमें सबसे अधिक जो इन्फ्लुएंस है, सबसे बड़ा जो बजट है इसको चलाने के लिए वो यूएसए ही सब मतलब पूरी तरीके से ठीक है इसको सप्लाई करता है। तो अब स्वाभाविक सी बात है कि अब इसकी जो भी संस्थाएं हैं, इसकी बहुत सारी संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं में भी यूएसए का अच्छा खासा प्रभाव रहता है। और इसका मकसद समझने का प्रयास करिए कि यूएनए आया कि पूरे के पूरे अब ठीक है विश्व में शांति की लहर को कायम करना है। अब दोबारा ठीक है तृतीय विश्व युद्ध ना हो जाए, कोई बड़ा युद्ध ना हो जाए, हमें हर हाल में रोकने का प्रयास करना है। लेकिन वर्तमान में जिस तरह का यूएनए का रोल रहा है बिल्कुल ही निराशजनक रहा है। यूएसए ने पूरा इसका भरपूर यूज किया है। कैसे किया है हम लोग थोड़ा बारी बारी से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ और शुरू हो गया कोल्ड वार। अब कोल्ड वार का पीछे बहुत सारा कहानी है, जैसे कि पहला तो आप समझ पा रहे हैं कम्युनिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म का है। दूसरा कहानी ये है कि जब रूस मित्र राष्ट्रों की सूची में आ गया सेकेंड वर्ल्ड वार में और पूरा तरीके से देखिए अमेरिका ने बिना बताए जापान पे बम मार दिया, तो यही बोला जाता है कि जब अमेरिका ने जापान पे बम मारा हिरोशिमा और नागासाकी में, ठीक है, तो उससे अधिक सबसे अधिक जो विश्वासघात लगा, ठीक है, वो रसिया ने फील किया, सोवियत रूस ने फील किया कि देखो बिना बताए भाई ठीक है तो बम बना लिया तो बताया नहीं, दूसरा कि भाई इतना बड़ा त्रासदी वहाँ पे फैला दिया। सबसे अधिक यही समस्या थी। अब उस बम को लेके उस ध्यान रखिएगा एटम बम को लेके अब रसिया बिल्कुल परेशान हो गया कि हमें हर हाल में इसको लाना है। और यहीं से एक बहुत बड़ा चेंज देखने के लिए मिलेगा जियो पॉलिटिक्स में। चैलेंजिंग फेज माना जाता है लगभग सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, जब तक सोवियत रूस का विक्टर नहीं हो गया 1991 तक, पूरी दुनिया उथल पुथल, मान समझ रहे हैं ना। उस समय विश्व का दो बॉस हुआ करते थे, एक कैपिटलिस्ट अमेरिका और दूसरा कम्युनिज्म में रसिया हुआ करता था। अब एक गुटबंदी को बढ़ावा मिला। वही दौर है जब भारत भी फंस गया, नया नया आज़ाद हुआ था। बिल्कुल समझने की कोशिश कीजिए, चाइना को भी समझने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्या हो रहा है। एटॉमिक वेपन तुरंत ही रूस ने, ध्यान रखिएगा, टेक्नोलॉजी पे इतना अधिक बल दिया कि तुरंत उसने भी अपना परमाणु बम बना लिया और इन 4 क्षेत्रों में इधर यूक्रेन में भी लगा दिया। यूक्रेन में सबसे अधिक माना गया कि लगभग 200 से अधिक परमाणु बम वहाँ पे रखा था। इधर कजाकिस्तान की तरफ अपनी सीमा को लेकर, अपनी बाउंड्री सीमा को लेकर हर हाल में इसने अपना पूरा सीमा को सिक्योर कर लिया। ये तो प्राकृतिक सीमा है, समझ रहे हैं, ठीक है। इधर अलास्का वगैरह है, इधर भी सिक्योर कर लिया। चाइना से उस समय ध्यान रखिएगा इसका सीमा विवाद चल रहा था, तो थोड़ा सा मामला कॉम्प्लेक्स था। अभी आपको समझ में आ जाएगा। कुल मिला के इसने एटॉमिक वेपन बना लिया। सोचिए, उसके बाद से रसिया भी नहीं माना, यूएसए भी नहीं माना, नाटो और वार्सा आ गया। नाटो को देखिए जन्मदाता बिल्कुल अमेरिका को माना जाता है, क्योंकि अमेरिका को लगा कि भाई हम अटलांटिक ओशियन पार बिल्कुल इधर है, बिल्कुल एक सेपरेट, समझ रहे हैं ना, मैंने एक द्वीप की तरह यहाँ पे अमेरिका अगर मौजूद है, अगर उसको रसिया के पास आना है तो एक बहुत बड़ी संस्था की ज़रूरत पड़ेगी। और बिल्कुल ही नाटो, मतलब आप कह सकते हैं कि बिल्कुल एक मिलिट्री संस्था के रूप में उसको प्रस्तुत किया गया। और जो भी सेकेंड वर्ल्ड वार में जो जिनकी अर्थव्यवस्था बिल्कुल कमज़ोर हो चुकी थी यूरोपीय देशों का, चाहे हम लोग ब्रिटेन की बात करें, फ्रांस की बात करें, धीरे धीरे वहाँ पे अपना प्रभाव जमाते गया और धीरे धीरे उनको अपना सारा मेंबर बना लिया। इसी के एवज में वार्सा पैक्ट भी लाया गया। अब कहीं कम्युनिज्म कंट्री क्यों मानता, रसिया क्यों मानता है कि भाई अगर वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है तो हम पीछे क्यों रहे। वार्सा पैक्ट लाया गया। अब देखिए बिल्कुल 2 धुरी में दुनिया बढ़ते हुए आपको दिखाई दे रही है। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, तो आप देख पा रहे हैं इतना बड़ा ए है यूएसए और ए है यूएसएसआर। अब जितना भी आपको ब्लू कलर दिखाई दे रहा है ये सब, ठीक है, धीरे धीरे यहाँ पे यूएसए समर्थित हो गए। जितना भी आपको रेड कलर में दिखाई दे रहा है ये सारा, ध्यान रखिएगा, कम्युनिज्म समर्थित हो गया। क्योंकि यहाँ पे लेनिन का भी यही मानना था कि जो मार्क्सवादी जो प्रक्रिया है सिर्फ इसको रूस तक के मतलब
सिकोड़ के रखा जाए, इसको बढ़ाना चाहिए, पूरे विश्व में इसको फैलाना चाहिए। और देख पा रहे हैं इधर काफ़ी हद तक फैल गया। चाइना में उस समय ध्यान रखिएगा बहुत अधिक फैला नहीं था, सीमा विवाद को लेकर फैला नहीं हुआ था, लेकिन धीरे धीरे इन दोनों का ठीक है विदेश नीति के माध्यम से इसको भी सॉल्व कर लिया गया। बेचारा अब यहाँ पे भारत और पाकिस्तान को आपको समझना पड़ेगा। भारत चूंकि देखिए उस समय अभी नया नया 1947 में आज़ाद हुआ और जस्ट सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद कोल्ड वार स्टार्ट हो गया। अब भारत को लगा यही है नेहरू की ठीक है विदेश नीति, गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाते हुए यहाँ पे पूरी तरीके से ठीक है बहुत एक कह सकते हैं कि वर्तमान में अगर भारतीय विदेश नीति का आधार है तो नेहरू की वैदेशिक नीति को यहाँ पे श्रेय देने दिया जाना चाहिए, क्योंकि नेहरू ने जिस वैदेशिक नीति को लाया कि एक नवनिर्मित देश होते हुए अगर हम किसी एक गुट में चले जाते हैं तो हमेशा समस्या का कारण बनेगा। और इसी चीज़ को ध्यान रखिएगा, वर्तमान तक समझने की ज़रूरत है कि भारत की जो वर्तमान जो विदेश नीति है बिल्कुल आपको अस्पष्ट दिखाई देगी। इस अस्पष्टता के फायदे हैं कि जब ज़रूरत पड़े भाई इन कम्युनिस्टों से सहायता लो, जब ज़रूरत पड़े इन पूंजीपतियों से सहायता लो, किसी एक तरफ मत झुको ठीक है, पेंडुलम की तरफ ठीक है, अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत उसको बैलेंस करते रहो। बेचारा ठीक है पाकिस्तान यही समय है, पाकिस्तान बिल्कुल जाके देखिए अमेरिका के गोदी पे बैठ गया। भारत अपने मेहनत के दम पे काम करता रहा, थोड़ा बहुत उस समय रूस को सपोर्ट मिलता रहा, लेकिन पाकिस्तान को क्या मिला देखिए डायरेक्ट यहीं से ठीक है कुछ डॉलर का फंड मिलता था, बेचारा बूम बूम करने लगता था, टेक्नोलॉजी हो गया, बम हो गया, सारा चीज़ आप कह सकते हैं। तो उस समय यूएसए से बहुत फ़ायदा उठाया पाकिस्तान ने। अब इसका जो आप देख रहे हैं वर्तमान में इसका जो लाभ है चीन को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी चीन को कैसे मिल रहा है, क्योंकि इस सारा यूक्रेन विवाद को लेकर लग रहा है कि सबसे बड़ा जो लाभ चीन को कहीं ना मिल जाए, और ये सब मीडिया कवर भी कर रही है। चलिए हम लोग देखते हैं, ये है कुछ घटनाएं जो कि आक्रामक। मेरे साथ बने रहिए ठीक है, चीज़ों को समझना है तो आपको देखना पड़ेगा, थोड़ा लेक्चर की लंबाई अधिक होगी लेकिन यकीन मानिए बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। U2 स्पाई प्लेन ये क्या था, तो शीत युद्ध के दौर में जब बिल्कुल ही एक तरह से कह सकते हैं कि एजेंटों का दौर चल पड़ा कि भाई रूस क्या कर रहा है, अमेरिका क्या कर रहा है, और अमेरिका तो इस मामले में बहुत ही आगे है अपने खुफिया एजेंसी को आगे करने में। U2 विमान कांड ने बिल्कुल ही माहौल गर्म कर दिया, रूस में भेज दिया कि रूस में मिलिट्री बेस कहाँ कहाँ है वहाँ का पता लगाने के लिए। वहाँ के लोगों ने इस विमान को पकड़ लिया, उसके पायलट को उतार के भाई सकरवा लिया कि कहाँ को, बोला कि हम ठीक है अमेरिका के, अमेरिका से आए हुए हैं। बोला रूस ने कि भाई तुम स्वीकार करो, उसने स्वीकार नहीं किया। ध्यान रखिएगा अमेरिका ने स्वीकार नहीं किया कि भाई हमारा प्लेन है ही नहीं। अब रूस से रहा नहीं गया, रूस ने भी तुरंत रिटेलिएट किया। और क्यूबा में, चूँकि क्यूबा उस समय ध्यान रखिएगा फिदेल कास्त्रो के नेतृत्व में बिल्कुल ही वहाँ पे कम्युनिस्टों का वहाँ पे इन्फ्लुएंस यहाँ पे हो चुका था, यहाँ पे रूस ने अपना मिसाइल लगा दिया और उस मिसाइल का डायरेक्शन बिल्कुल ही अमेरिका की तरफ मोड़ दिया। अब यहाँ पे आपको समझना है तीन लोगों को, उस समय थे अमेरिकी राष्ट्रपति ठीक है केनेडी, वो क्यूबा के ध्यान रखिएगा आप कह सकते हैं कि जनक के रूप में यहाँ पे फिदेल कास्त्रो, और यहाँ पे क्रुश्चेव को समझना होगा, सोवियत रूस के उस समय प्रेसिडेंट। क्रुश्चेव की विदेश नीति इतनी आक्रामक, रूस की आप इतिहास देख के दे लीजिए ठीक है, अमेरिका से कहीं ज़्यादा अधिक जो आक्रामक विदेश नीति आपको दिखाई देगा सोवियत रूस की। माहौल इतना गर्म हो गया यहाँ पे कि ऐसा लगा कि यहीं पे ठीक है पूरा का पूरा एटॉमिक वार यहाँ पे होना तय है, लेकिन जैसे तैसे मामला चल रहा। लेकिन समझने का कोशिश कीजिए कि रूस और अमेरिका के बीच यहाँ पे चल क्या रहा है। और ठीक है देख पा रहे हैं उस समय ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल एटॉमिक वेपन यहाँ पे मतलब एटॉमिक वार यहाँ पे हो जाएगा। अब इन्हीं दोनों के बीच यूक्रेन बेचारा पिसता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए बोलते हैं ना, बचपन से सिखाते हैं कि जब दो बड़े लोग जो बहुत दो मने बड़े लोग बात कर रहे होते तो बीच में किसी को टपकना नहीं चाहिए। समझिए कि बीच में कुछ हालत यूक्रेन का वैसे ही हो गया है। टपक तो आया है यहाँ पे बिल्कुल अपने हठ धर्मिता की तरह, स्वतंत्रता संप्रभुता को लेके, लेकिन बेचारा अब पिसते हुए नजर आ रहा है। लगभग 4.5 करोड़ की पॉपुलेशन वाली जनता ठीक है, हमने पॉपुलेशन वाला जो कंट्री है अभी वर्तमान में वहाँ का ठीक है, स्थिति उनकी खराब होती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। लेकिन कोई समझिए कोई सब जल्दी सपोर्ट करने के लिए नहीं आ रहा है। समस्या है यहाँ पे, इस चीज़ को आपको समझना होगा। उसी के साथ देखेंगे तो यूरोप का एकीकरण भी हुआ, क्योंकि यूनियन ध्यान रखिएगा ठीक है, यूरोपियन संघ को समझने के लिए इस यूरोप को एकीकरण को समझना होगा। जो भी लड़ा सब सेकेंड वर्ल्ड वार में धीरे धीरे लोगों को लगा कि अगर आपस में हम लोग संबंध बना के नहीं रहेंगे तो काम नहीं चलेगा। देखिए फ्रांस जर्मनी कैसे एक दूसरे को लोग फूटे आंख से नहीं सुहाता था, लेकिन अब यूरोप के एकीकरण सब धीरे धीरे मेंबर बन गया। बर्लिन की दीवार यहाँ पे गिर गई,
देखिए, ठीक है, अभी तक पाकिस्तान और इंडिया के दीवार के बीच की जो दीवार है गिर नहीं पा रही है, लेकिन समझिए जर्मनी के बीच बर्लिन की दीवार गिर गई, दोनों सब मिल गया, यूरोप का एकीकरण हो गया। उसके बाद से व्यापार के लिए इनको लगा कि भाई हम तो छोटे छोटे देश हैं, हमको व्यापार करना है, बाकी अन्य ठीक है देशों से विदेशों से करना है। तो अगर हम छोटे छोटे देश रहेंगे तो हमें हमेशा बार बार समस्या आएगी। हमें क्या करना है कि एक हो जाना चाहिए। तो व्यापार के लिए लोग देखेंगे तो 1993 के आसपास ये लोग अपना यूरोपियन संघ बना लिया। समझिए, यूरोपियन संघ बना लिया, करेंसी एक हो जाएगा, पूरा पूरा व्यापार यूरोपियन संघ के माध्यम से होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा यूरोपियन संघ के माध्यम से होगा, जो भी प्रॉफिट होगा लॉस होगा उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। इस टाइप का कॉन्सेप्ट था। और वर्तमान में ठीक है अभी देखिए ब्रेग्जिट इसी से ठीक है, मैंने ब्रिटेन यहीं से अलग हो गया। खैर ये हमारा मसला अभी नहीं है। अब देखिए यहाँ पे नाटो का रोल। अब नाटो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाते गया 1949 में जिस नाटो की स्थापना हुई थी, धीरे धीरे उसको लगा कि भाई यूरोप का ठीक है इन्फ्लुएंस करना बहुत ज़रूरी है, यूरोप में अपना प्रभाव जमाना बहुत ज़रूरी है। क्यों? रसिया को डिफेंड करने के लिए। हर हाल में देखिए यहाँ पे इतना बड़ा ये जो है ना, ये भी इतना बड़ा, ये भी इतना बड़ा है, दोनों आपस में लड़ रहा है बेचारा। अब इसमें यूरोपीय संघ को आना पड़ा। अब यूरोपीय संघ के सारे मेंबर नहीं आ पाए, ध्यान रखिएगा। इधर जो यहाँ पे है इधर ठीक है फिनलैंड वगैरह, इधर ध्यान रखिएगा फिनलैंड हो वगैरह, ये सब इसको धमका के रखा रसिया ने कि भाई जाकर मिलना नहीं है। तो बहुत अभी भी उन देशों में देखेंगे तो लोग थोड़ा सा बैलेंस अप्रोच रखने का प्रयास करता है। यूक्रेन को भी रखना चाहिए था अभी, लेकिन यूक्रेन नहीं रख पाया। अब समझिए अगर यूक्रेन अगर मिल जाता है इसमें तो इन लोगों को भी लगता है कि भाई हमें भी जाकर मिल जाना चाहिए, क्योंकि मॉडर्निटी की तरफ कोई भी कंट्री मूव करना चाहता है, ध्यान रखिएगा। और पूरा पूरा जो मॉडर्न जो युग है एरा है वो पश्चिमी देशों में है, यहाँ पे यूरोप में है, अमेरिका में है। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, तो यूएसआर का यहाँ पे इंडस्ट्रियल वेपन मैन्युफैक्चरिंग हब, अब जब ये बटा हुआ था यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे जब है यहाँ पे रसिया, तो उस समय इसने बहुत अधिक कार्य किया कहाँ पे, यूक्रेन पे। यूक्रेन बिल्कुल ही इंडस्ट्रियल हब बन चुका था रसिया का। वेपन वगैरह जो भी आज देखते हैं बहुत बड़ा बड़ा ठीक है, इसी यहीं पे हुआ था, वो यूक्रेन में ही किया गया था। समझिए इससे समस्या आएगी। अगर किसी क्षेत्र का इतना अधिक डेवलप कर लीजिए, बाद में वो क्षेत्र आपसे अलग भी हो जाए और बोले कि नहीं भाई हमारा तुम्हारा कोई इन्फ्लुएंस भी नहीं रहेगा, एक बहुत बड़ी समस्या का कारण हो सकता है। और आज यही चीज़ ध्यान में रखना होगा कि आपको सोवियत रूस को ये चीज़ लग रहा है। देखिए यहाँ पे चेरनोबिलिज्म ठीक है, चेरनोबिल वाला जो घटना भी हुआ था यहीं पे हुआ था। उस चेरनोबिल की घटना से बेलारूस के लोग भी काफ़ी प्रभावित हुए, यूक्रेन के लोग भी काफ़ी प्रभावित हुए। और अभी बार बार हो रहा है कि एटॉमिक बम गिरा देंगे। ठीक है, सोचिए क्या होगा, बहुत बड़ा ठीक है। अभी वर्तमान में जो सिचुएशन है बहुत ही मतलब फूंक फूंक के कदम बढ़ाने वाला सिचुएशन है, लेकिन किसी की विदेश नीति को कोई नहीं समझ पा रहा है क्या होने वाला है। इस चीज़ को थोड़ा सा नज़रें गड़ाए रखिए, आप लोग को सब समझ में आएगा। फिर आ रहा है दौर सोवियत संघ का विघटन का 1991 में। उस समय यहाँ का यूएसएसआर का प्रेसिडेंट हुए, ध्यान रखिएगा, मिखाइल गोरबाचेव। गोरबाचेव को लगा कि देखो भाई सोवियत संघ बिल्कुल यहाँ पे कंगाल हो चुका है, बेकार हो चुका है, इसको बांटना ही सही रहेगा। जो भी लोग स्वतंत्र होना चाहते हैं स्वतंत्र हो सकते हैं। जैसे इस चीज़ को यूक्रेन को मिला ठीक है कि भाई अब भाई आज़ादी हो सकता है, यूक्रेन ने तुरंत अपने आप को सेपरेट कर लिया। 1991 में ही यूक्रेन अपने आप को सेपरेट कर लिया जनमत संग्रह के माध्यम से। और इस चीज़ को आज तक देखिए अमेरिका मतलब अमेरिका को दोष देता है रसिया, रसिया के नाटो के प्रभाव की वजह से देख रहे हैं ना, सारा किनारे किनारे इधर जो भी हंगरी वगैरह बुल्गारिया जो भी लगा हुआ इधर ठीक है, इसी के प्रभाव में आके बेचारा हमारा इतना बड़ा सोवियत रूस को तोड़ दिया। आज भी देखिए रूस जो है अमेरिका को कोसता है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को लेके। लेकिन खैर मामला तो कुछ और था। शीत युद्ध का जो दौर था इतने लंबे समय तक चला, लगभग 40-50 सालों तक जो शीत युद्ध का दौर चला, सिर्फ एक क्षेत्र पे नहीं, स्थल सेना से लेके जल सेना से लेके वो वार बिल्कुल स्पेस वार तक यहाँ पे चला पड़ा, अंतरिक्ष वार तक वहाँ पे चला मतलब गया दोनों के बीच। इतना मामला कॉम्प्लिकेटेड हो चुका था। अब यही आपको समझना है यहाँ पे। फाइनली इसको थोड़ा सा ठीक है एज ए जोक मैंने मैप डाल दिया है कि भारत में भी बार बार आता है अखंड भारत का निर्माण, कि जो क्षेत्र अलग हो गया भाई उसको वापस ले लें। रूसी साम्राज्य कैसे हुआ, रूसी साम्राज्य से भाई कुछ क्षेत्र तो अलग हुआ, लेकिन सोवियत रूस ने उसको पूरा मिला लिया, फिर से वो क्षेत्र अलग हो गया। फिर अब पुतिन चाह रहा है कि भाई उनको मिला ले और फिर अपना इन्फ्लुएंस बनाए रखें। तो क्या भारत को ऐसा करना चाहिए? लेकिन सही कंपेरिजन नहीं हो सकता है यहाँ पे, ठीक है।
तो एज ए जोक सपाट है। देखिए बांग्लादेश के समय भी भारत को मौका मिला हुआ था कि बांग्लादेश को पूरी तरीके से अधिग्रहण कर ले, लेकिन भारत ने उस समय नहीं किया। तो भारत हमेशा ही देखिए एक वसुधैव कुटुंबकम मतलब जियो और जीनो दे के मतलब बेसिस पे चलता रहा है। भारत का इतिहास है ऐसा। अब बात करते हैं हम लोग, यूक्रेनी जनमत संग्रह ने खुद को सोवियत संघ से अलग कर लिया। देखिए 1991 में जनमत संग्रह हुआ कि भाई हमें रहना है या फिर अलग होना होगा। चूंकि लेनिन ने ऑलरेडी, ध्यान रखिएगा, प्रोविजन कर रखा था कि अगर कोई स्टेट अलग होना चाहता है तो अपने आप को सेपरेट कर सकता है। इसको लेकर दो मत आता है अभी वर्तमान में कि यूक्रेन में उस समय दो मत था। 70% लोग चाह रहे थे यस अलग हो जाओ, 30% जो लोग सीमावर्ती जो इलाका था जो रूस से बना रहे थे, इनको लगता था कि नहीं भाई रूस में हमारा आना जाना ठीक है, समझ रहे हैं ना, कम्युनिटी, रिलीजन, रोटी बेटी का रिश्ता कुछ इस टाइप का हमारा सेम है तो ठीक नहीं होगा हमारे लिए। 30% लोगों ने बोला नहीं। लेकिन पता है आपको लोकतंत्र में तो यही होता है, अधिक संख्या वालों की जीत, और यहाँ पे यूक्रेन सेपरेट हो गया। यही इस मामला शुरू होता है। अब जब सेपरेट हुआ तो 1997 में, ध्यान रखिएगा, सीमा विवाद बहुत अधिक चल रहा था रूस और यूक्रेन के बीच। और यहाँ पे इस सीमा विवाद का आप कह सकते हैं कि यूक्रेन को बहुत अधिक कीमत चुकानी पड़ी, और इसमें रसिया का ऐसा माना जाता है कि यूरोपीय राष्ट्रों ने भी साथ दिया एनपीटी के माध्यम से। ध्यान रखिएगा इस एनपीटी के माध्यम से, एनपीटी समझ रहे हैं ना, मतलब आप कह सकते हैं कि एटॉमिक बम का प्रचार प्रसार करने से इसको रोकने के लिए बनाया गया है कि उसका सही उपयोग किया जा सके। जो भी एटॉमिक बम बन गया उसका ठीक है निस्तारण हो सके, खात्मा हो सके, नया बम कोई देश ना बनाए, सारा रूल रेगुलेशन के लिए, यूरेनियम को कंट्रोल करने के लिए। तो इस एनपीटी को समझ सकते हैं। यूक्रेन अपने सोवियत निर्मित परमाणु जो हथियार था, जो उस समय माना गया कि लगभग 200 के आसपास उस समय यूक्रेन में मौजूद था, इस एनपीटी के दबाव में या फिर सीमा विवाद के दबाव में सारा का सारा जो बम था सोवियत रूस को दे दिया। मैंने सोवियत रूस नहीं बोलेंगे, अब तो रूस बोलेंगे उसको, ठीक है, रूस को दे दिया। सोचिए अगर आज इस यूक्रेन के पास अगर 200 का 200 अगर परमाणु बम होता तो आज मामला कुछ और ही होता। लेकिन यही है, सीखने की ज़रूरत है। जल्दबाजी में आके कभी भी इंस्टेंट डिसीजन नहीं करना चाहिए, ठीक है। एक मैंने ये जो घटनाक्रम हो रहा है ना, हर एक लेवल पे आपको एक बड़ा मैसेज देते हुए नजर आ रहा है, हर एक इंसान को, हर एक ठीक है क्षेत्र को मैसेज देते हुए नजर आ रहा है कि कभी भी देखिए इस तरह की घटना करने से बचना चाहिए, जल्दबाजी में डिसीजन करने से बचना चाहिए। इन फ्यूचर कुछ भी हो सकता है, और आज यही हो रहा है। सोचिए 200 मतलब दे दिया गया, रूस को दे दिया गया। अब यहाँ पे इस चीज़ को अभी तक देखिए पुतिन का, आपको पता है कि लगभग पुतिन का प्रभाव लगभग, ध्यान रखिएगा, 2000 ईस्वी में ही पुतिन यूएसए का राष्ट्रपति यहाँ पे बन चुके थे। उसके बाद परिवर्तन का दौर आया है, लेकिन फिर 2000 से उसके बाद 2010 के बाद से देखेंगे तो अस्थायित्व का ही दौर आ गया। पुतिन अभी तक यहाँ पे बोलते हुए नजर आता है कि नाटो के प्रभाव से, यूएसए के प्रभाव से भाई हमारा देश टूट गया, सोवियत रूस टूट गया, 25 मिलियन लोग हमसे अलग हो गए। ये दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेजेडी है, इससे और अधिक ट्रेजेडी क्या हो सकता है। अब समझिए ये है पुतिन की आक्रामक विदेश नीति का रवैया। अब यहाँ पे समझिए रूस यूक्रेन संबंध, इसको मैंने ऑलरेडी आपको समझा ही दिया है, ठीक है, कि भाई अभी वर्तमान में इनके बीच समस्या का कारण यहाँ पे यही सारा चीज़ है, शुरू में मैंने बताया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 2004 तक आते आते जो भी देश टूट के अलग हुआ था सोवियत रूस से, जैसे कि ये देख रहे हैं पीला 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 पीला, ठीक है, ये जो पीला पीला जो देश सब टूट के अलग हुआ था, ये 2004 में देखेंगे तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा 10 कंट्री इधर जो भी है इधर, ठीक है, लातविया, एथनीविया वगैरह, सब धीरे धीरे मिल के यूरोपियन यूनियन में चला गया कि भाई हमको नहीं रहना है। यूरोपियन यूनियन में जाने से सीमा देख रहे हैं, पूरा रसिया का सीमा बिल्कुल ही अनसिक्योर हो गया, अनसिक्योर होते हुए जा रहा है। ये है बेलारूस और ये है यहाँ पे वर्तमान में यूक्रेन, यही तो बच गया। इधर जो देख रहे हैं ना ये सारा लोग, धीरे धीरे 10 कंट्री, सोचिए 2004 में यूरोपियन यूनियन का मेंबर बन गया। उस समय रसिया ने बहुत रोकने का प्रयास किया, लेकिन ठीक है रोक नहीं पाया, बेचारा क्या करेगा, खून का आंसू रो रहा था। अभी किसके प्रभाव में आके, ये बताने की जरूरत नहीं, यूएसए के प्रभाव में आके। और 1997 में जब यूक्रेन, जब ध्यान रखिएगा, यूक्रेन को भी नाटो के द्वारा कितना बार ऑफर किया गया था कि भाई आओ और तुम आके मिल जाओ, समझ रहे हैं, आओ और आके भाई नाटो में मिल जाओ। यूक्रेनी संविधान में बाकायदा इस चीज़ पे शुरू से ही यहाँ पे जोड़ दिया गया कि इसका जो उद्देश्य ही है, अगर यूक्रेन अलग हुआ है तो नाटो में शामिल होने का।
धीरे धीरे नाटो में चूंकि शामिल ऐसे कोई देश नहीं हो सकता, उसके लिए जो भी ठीक है मानक है उसको पूरा करना होता है। उन लोग जो भी हथियार वगैरह था धीरे धीरे अपना ठीक है अपना इस तरह से लोग कन्वर्ट करने लगा नाटो के मानकों के अनुरूप। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा 2008 में पिछली बार जब नाटो के सदस्य ने यूक्रेन को ठीक है शामिल करने का प्रयास किया था, तो खुद रसिया ने बहुत जोर से दहाड़ा था यूरोप में जाके कि खबरदार इस तरह के इन्फ्लुएंस हमें नहीं चाहिए। बेचारा जर्मनी और फ्रांस का हाल उसमें हालत ख़राब हो गया था। समझिए क्यों? क्योंकि रूस से सारा जो गैस की जो सप्लाई होती है यूरोप में, समझिए अगर रसिया उसको काट दे तो पूरा रूस का हालत ख़राब हो जाएगा। ये हाल था, ध्यान रखिएगा ये और रूस को लेके। ये लोग लगा कि नहीं भाई मामला तो ठीक है, जर्मनी और फ्रांस ने इसको अवरोध कर दिया कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, रूस तुम शांत रहो, यूक्रेन नाटो पे नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि ऐसा होने से भाई फिर से उस समय रसिया को आक्रामक होने का मौका मिल सकता था। लेकिन यूक्रेन में यही है कि लगातार पश्चिमी खेमे का प्रभाव जलते रहा। अभी भी 70% लोग चाह रहे थे कि भाई हम स्वतंत्र रहें और धीरे धीरे जाकर यूरोपियन यूनियन में मिल जाए, नाटो में मिल जाए। और इनको भी था कि भाई पुतिन के आक्रामक राष्ट्रवाद का हम लोग बार बार शिकार होते रहे हैं, आज तक हम हो रहे हैं, जैसे मन करे वैसे ट्रीट करता है। अब आपको समझना होगा कि 1991 से लेके 2014 तक बीच में क्या कोई ऐसा दौर नहीं आया होगा जिसकी वजह से यूक्रेन वासियों को लग रहा होगा कि हम अलग हो जाए। आया है, कितने बार आया है, लेकिन वही ये पपेट गवर्नमेंट रसिया ने हमेशा ही देखेंगे वहाँ पे तो यूक्रेन पे बनवाया है और अपना इन्फ्लुएंस में बार कर रहा हूँ कि कंटिन्यू रखा है। अब यहाँ पे समझिए नाटो है, ठीक है, अभी वर्तमान में 30 कंट्री है और इसका आर्टिकल 5 क्या कहता है, बड़ा मज़ेदार है। आर्टिकल 5 यही बोलता है कि देखो नाटो में ठीक है जितने भी मेंबर शामिल होंगे, अगर उसमें किसी एक भी देश पे अटैक होता है तो ये माना जाएगा कि सारे देश पे अटैक हुआ है, मिलकर उसको घेर के मार डालेंगे। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि भाई नाटो की जरूरत क्यों? जब 1991 में जब सोवियत रूस का विघटन हो गया तो अमेरिका को नाटो को भी ख़त्म कर देना चाहिए। सोवियत रूस ने वार्सा पैक्ट को ख़त्म कर दिया, नाटो को भी ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन यही है अमेरिका की, यही अमेरिका बहुतर में झुकेगा नहीं, अपनी हठ धर्मिता के लिए इस ठीक है नाटो को अभी तक जिंदा रखा हुआ है। और यकीन मानिए नाटो सिर्फ और सिर्फ ठीक है यूरोप के देशों के लिए है। अमेरिका ने अपने अकॉर्डिंग इसको ठीक है पूरे विश्व पे एक तरीके से राज करने के लिए, शासन करने के लिए यहाँ पे रखा हुआ है, ताकि अगर कोई देश नहीं माने तो इस नाटो का हवाला दे के उसको डरा दो, धमका दो। लेकिन रसिया यही है, रसिया की यहाँ से आप देख रहे हैं मानने वाला है। लेकिन यही है कि अब यहाँ पे जब यूक्रेन शामिल हो जाएगा तो पूरा का पूरा ये एरिया ठीक है बिल्कुल यहाँ पे जो रसिया है ठीक है बिल्कुल अनसिक्योर यहाँ पे फील करेगा और कर भी रहा है। और यही तो समस्या का कारण है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 1991 से 2014 में जो बड़ा परिवर्तन आपको ठीक है देखने के लिए मिलेगा वो 2014 मिलेगा। क्योंकि 1991 से 2014 के बीच मैंने बताया कि पपेट गवर्नमेंट रसिया ने हर हाल में यूक्रेन में स्टेबलाइज किया। ये नीचे देख रहे हैं क्रीमिया का क्षेत्र, क्रीमिया पे ठीक है यूक्रेन का अधिकार दिया गया था। क्योंकि क्रीमिया का क्षेत्र भी एक बहुत बड़ा विवादास्पद जगह रहा, इसका इतिहास आप उठा के देख लीजिए। रूस को इसके लिए हारना भी पड़ा था, लेकिन फाइनली रूस ने इसको ठीक है एडॉप्ट कर लिया, इसको अपना लिया। ब्लैक सी में एंट्री करने के लिए रूस का उत्तर भाग में उधर आर्कटिक ओशन में व्यापार कर नहीं सकता है। उसको अगर ठीक है आना है इधर मध्य एशिया की तरफ आना है या फिर यूरोप अफ्रीका की तरफ आना है तो उसको ब्लैक सी में हर हाल में यहाँ पे कंट्रोल चाहिए। समझिए इस चीज़ को। और क्रीमिया से अच्छा जगह यहाँ पे हो ही नहीं सकता है, तो यहाँ पे इस क्रीमिया को समझना पड़ेगा। और 2014 में बड़ा परिवर्तन क्या देखने के लिए मिला, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 2014 में जो यूक्रेन में रूसी समर्थक जो राष्ट्रपति थे, यही भाई साहब है विक्टर यानुकोविच को सत्ता से बेदखल कर दिया गया। क्यों? क्योंकि यूक्रेन के लोग जनमत संग्रह की मांग करने लगे कि हमको भाई यूरोपियन यूनियन में मिलना है। सोचिए पश्चिमी समर्थक जो पूरी तरीके से यूक्रेन में हावी हो गए। अब यूक्रेन में जब हावी होंगे तो समस्या आएगी ही आएगी। देखिए पूरी तरीके से यहाँ पे पुतिन ऑफर किया कि भाई क्यों शामिल होना चाहते हो भाई, अच्छा खासा भाई हमारे इन्फ्लुएंस में हो, जो दिक्कत है भाई हमसे बोलो, हम तुमको देखो $15 बिलियन का माना जाता है कि पुतिन ने प्रस्ताव पेश किया, बोला कि तुमको स्पेशल ट्रीट करेंगे, बहुत सारा प्राइज भी देंगे, बस तुमको यूरोपियन यूनियन की तरफ नहीं ताकना है, झांकना है, जो भी जरूरत भाई हमसे बोलो। ऐसा लोग मान रहे हैं, पुतिन के लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं कि देखो पुतिन ने ऑफर किया था। लेकिन समझना है आपको 2014 की यूक्रेन क्रांति और क्रीमिया संकट में देखिए फिर वो मामला आ ही गया, क्रीमिया के लोग आ गए।
सोवरन कंट्री के नाम पे, डेमोक्रेटिक कंट्री के नाम पे, लाइफ ऑफ डिग्निटी के नाम पे ये लोग पूरा रोड पे उतर गया यूक्रेन की जनता कि भाई नहीं, हमें अब रसिया का इन्फ्लुएंस यूक्रेन में नहीं चाहिए। ध्यान से सुनिए। और यहाँ फिर जनमत संग्रह हुआ। समझ रहे कितना बड़ा स्टेप था उस समय। 2014 से ही फिर अब रसिया की विदेश नीति को पुनः यूक्रेन वालों ने जगा दिया एक आक्रामक विदेश नीति के तौर पे। और यहाँ पे फिर रसिया ने वही किया जिसका डर था। तुरंत उसने क्या किया कि 2014 में, ठीक है, पुतिन के नेतृत्व में इस क्रीमिया को एनेक्स कर लिया गया, इन्वेजन कर लिया गया यहाँ पे, ठीक है, पूरा का पूरा अंडर कंट्रोल कर दिया गया। और जितना भी ये सीमावर्ती इलाका देख रहे हैं, सीमावर्ती इलाके में चूंकि मैंने बताया है यहाँ पे रसिया का अच्छा खासा प्रभाव रहता है। और ये जो है यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही प्रभाव था अभी जो, ठीक है, डोनेट्स्क और जो लुहांस्क जो, ठीक है, जो अलग हुआ है, यहाँ पे बहुत अधिक ज़्यादा प्रभाव था। धीरे धीरे इन क्षेत्रों में अपना प्रभाव बढ़ाना रसिया शुरू कर दिया। देखिए कैसे घेर रहा है। और यहाँ पे देखिए यूक्रेन की राजधानी कीव है, मामला भी बहुत अधिक यहाँ पे गंभीर है। यहाँ पे मोल्डोवा है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। 2014 में कुछ इस टाइप का है। लुहांस्क और जो डोनास्क का जो क्षेत्र है कंट्रोल बाय रसिया कर लिया गया। आर्म इंसर्जेंसी यहाँ पे कर दिया गया, देख पा रहे हैं क्रीमिया में। और ऑक्यूपेशन ऑफ यहाँ पे देख पा रहे हैं सोवियत रूस, माने रसिया यहाँ पे है। यहाँ पे ये वाला खार्किव में आज भी बहुत झेला है खार्किव, ठीक है। दो तीन दिनों से आप लोग न्यूज़ सुन रहे होंगे, इतना अधिक यहाँ पे लोग मारे गए हैं। प्रो रशियन प्रोटेस्ट यहाँ पे होना शुरू हो गया इन इलाकों में कि नहीं भाई हमें रसिया में ही रहना है। देखिए ये इलाका देखा जाए तो 2014 से ही बहुत हद तक रसिया के प्रभाव में है। अब यही समझना है कि ये क्षेत्र किसका है, तो यूक्रेन का। प्रभाव किसका है, रूस का है। ठीक वैसे ही है जैसे कि, ठीक है, वर्तमान में अगर देखा जाए कि मान लीजिए कश्मीर भारत का अंग है और कश्मीर में अगर कुछ अलगाववादियों के द्वारा पाकिस्तान समर्थित चीज़ों को बढ़ाया जा रहा है, पाकिस्तान वहाँ पे टेररिज्म को अगर बढ़ाने का प्रमोट करता है, तो क्या भारत छोड़ देगा? यही समझना पड़ेगा। क्योंकि अब यहाँ पे पूरी तरीके से आर्मी इन क्षेत्रों में आ रही है, आर्मी आ रही है। 2014 से लिखेंगे तो 2020-21 तक यही घटना हो रही है। यहाँ पे गुरिल्ला वार टाइप का रसिया लोग इसको पूरा आर्म सप्लाई कर रहा है। मैंने एज रसिया को, ठीक है, एज एग्जाम्पल के रूप में देखने की करिए। मैंने वर्तमान में कश्मीर को केंद्र बिंदु में ध्यान रखे कि कश्मीर जैसे कि सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, तो वैसे ही इन अलगाववादियों को रसिया सपोर्ट कर रहा है। ये यहीं से मामला चल रहा है। 2014 से ही ये मुद्दा बहुत गर्म हो गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अभी तक देखिए, फिर कोई भी चीज़ अचानक नहीं होता है जियोपॉलिटिक्स में, समय लगता है उसमें। फिर G8 कंट्री का रोल आ रहा है। G7 ऑलरेडी G8 कंट्री बहुत पहले बन चुका था। इन लोगों को लगा कि भाई अपना प्रभाव जमाते हैं कि रूस ने जो क्रीमिया पे कंट्रोल किया है भाई उसको दे दे, यूक्रेन को दे दे, क्योंकि किए हुए जबरदस्ती कंट्रोल। रूस बोला भाई हम ना देंगे, कुछ कर लो, ठीक है। रूस पर इन लोगों ने प्रतिबंध लगा दिया। अब रूस इससे बाहर हो गया। रूस G8 नहीं है, अब भी वर्तमान में ध्यान रखिएगा G7 नहीं है, क्योंकि रूस 2014 में इससे अलग हो गया। और बेचारा यूक्रेन अभी बार बार मैं बोल रहा हूँ बलि का बकरा बन गया। इसीलिए जब तक ध्यान रखिएगा, ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ा मैसेज है कि जब तक खुद की काबिलियत नहीं हो, दूसरे की काबिलियत पर कभी उछलना मत करो। अब पता नहीं, ठीक है, कोई आके टपका देगा, मार गिरा देगा, कोई नहीं जानता इस चीज़ को। इसीलिए खुद, ठीक है ना, मतलब खुद की क्षमताओं को आकलन करके ही कोई स्टेप लेना सीखिए। ये नहीं कि दूसरा कोई चढ़ा रहा है, सपोर्ट कर रहा है, तो फिर हम उसके, ठीक है, सपोर्ट में आ गए। ऐसा नहीं करना चाहिए। बेचारा देखिए यूक्रेन, अभी मैं बार बार बोल रहा हूँ, 4.5 करोड़ की जनसंख्या बेचारा अभी झेल रही है। बहुत समस्या हो गई है वहाँ पे। और यहाँ पे इस चीज़ को आपको समझना होगा। 2014 में जब ये इन्वेजन हुआ क्रीमिया में, ठीक है, तो मिंक लाया गया, मैंने मिंक नहीं है, मिन्स्क है, ध्यान रखिएगा, मिन्स्क लाया गया 2014 में। 12 सूत्रीय कार्यक्रम रखा गया यूक्रेन और रसिया के बीच, फेल हो गया। फिर से इसमें फ्रांस और जर्मनी की मध्यस्थता की वजह से हुआ कि नहीं भाई मामला ठीक करो, क्योंकि इनको बता था फ्रांस और जर्मनी का कि भाई हमारा बहुत सारा पेट्रोलियम गैस, ध्यान रखिएगा, आ रहा है कहाँ से, रसिया से आ रहा है, यूक्रेन होते हुए आ रहा है। तो मामला अगर गड़बड़ा गया तो भाई हमारा दिक्कत हो जाएगा। फ्रांस और जर्मनी का बहुत बड़ा यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये लोग बिल्कुल न यस न ना की स्थिति में है सब, ठीक है। और 2015 में दोबारा मिन्स्क यहाँ पे लाया गया। इसमें कुछ अच्छे प्रोविजन है, जैसे कि विद्रोही क्षेत्रों में लड़ाई को समाप्त किया जाए, सीमा को यूक्रेन के राष्ट्रीय सैनिकों को सौंपने के लिए डिजाइन किया गया। इस पर रूस, यूक्रेन के प्रतिनिधि, सुरक्षा और यूरोप में सहयोग के लिए संगठन बनाया गया कि भाई ताकि एक बैलेंस तरीके से काम हो सके। ये पूछा जा सकता है OSC का फुल फॉर्म, ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप, ध्यान रखिएगा। रूसी समर्थक इसमें अलगाववादी क्षेत्रों के नेताओं द्वारा हस्ताक्षर भी किया गया।
तो ये मामला चल रहा था। ये अभी तक देखिए 2015 से लेके 2022 तक 2021-22 तक इसी मीन्स टू की वजह से ही यूक्रेन बचा हुआ था। लेकिन जब यूक्रेन अपना पश्चिमी देशों के प्रति जब रुझान बढ़ाने लगा कि नहीं भाई हमें अब मिलना है, तो अब रूस ने भी बोल दिया कि मीन्स टू का प्रोविजन भाड़ में जाए, हमको अब कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम करेंगे अपना वाला जैसे तुम लोग कर रहे हो। अब देखिए यहाँ पे फिर 2022 का दौर आया और फिर डोनेस्क और लुहांस्क ने अपने आप को एक स्वायत्त क्षेत्र के रूप में घोषित कर दिया। सोचिए कोई भी देश का कोई सेपरेट जो क्षेत्र है अगर अपने आप को स्वायत्त क्षेत्र में घोषित कर रहा है कि भाई हम यूक्रेन का हमारा पे कोई प्रभाव नहीं है, ये भाई हमको मार रहा है पीट रहा है, तो अपने आप को अगर स्वायत्त कर रहा है, अगर वो किसी देश से मदद मांगता है, ठीक है, तो यूएनओ में ऐसा प्रोविजन भी किया गया है कि कोई दूसरा देश सपोर्ट भी कर सकता है। समझिए इस चीज़ को, ठीक है। और 2022 में इस जैसे इन दोनों क्षेत्रों ने, ठीक है, लगभग 21 फरवरी की बात है मेरे ख्याल से, शायद 21 फरवरी को इन लोगों ने डिक्लेयर किया कि भाई हम स्वायत्त हो गए हैं, अब यूक्रेन का हम पे कोई भी प्रभाव नहीं है इन अलगाववादी क्षेत्रों ने। और समझिए एक नया देश के रूप में लोग बन गया, किसी विदेशी शक्ति का लोग सहारा ले सकता है, अब कोई दिक्कत नहीं है। और यही हो रहा है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, इसको समझने की कोशिश कीजिए। जैसे ही ये चीज़ हुआ, अब फिर से बाइडेन आ गए भाई साहब। ट्रंप होता तो माना जाता है कि मामला कुछ और होता है, लेकिन अब तो बाइडेन है, बड़ा स्टेप लेने से हमेशा ही, ठीक है, बचते हुए नजर आएगा। रूस पर ये लोग क्या कर सकता है, कई प्रतिबंध लगाया सब, फाइनेंशियल अभी बोला जा रहा है कि बिल्कुल एक इकोनॉमिकल न्यूक्लियर, ठीक है, वार छेड़ दिया गया है रूस पे। क्या करेगी बेचारा, रूस भी आज से नहीं झेल रहा है, ठीक है, क्या करेगा। देखिए किसी को इतना ना डराओ कि उसका डर ही खत्म हो जाए, यही हाल है। रूस यूक्रेन को भी समझा रहा है कि देखो भाई अलग होने का नाम मत लो, मैं तो तुम्हें भूल नहीं रहा हूँ और तुम मुझे भूल जाओ ये तो मैं होने ही नहीं दूंगा। तो कुछ इसी टाइप का मामला है यहाँ पे बन गया है। अभी इस चीज़ को आपको समझने की कोशिश करना है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्या हो रहा है, यहाँ पे यूएनओ का रोल क्या है इसमें। अब यूएनओ बहुत ही माने पिंजड़े में बंद तोते की तरह कार्य करता है, तो इसमें कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका दुरुपयोग जितना रसिया ने किया हुआ है उससे बड़ा दुरुपयोग कोई नहीं किया है। आगे चल के चाइना ने भी किया, साउथ चाइना सी को लेके इंटरनेशनल कोर्ट ने मना किया, सीधे चाइना ने मना कर दिया कि भाई तुमको जो करना है करो, हम किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन को मानने वाला नहीं है। और साउथ चाइना में अपना प्रभुत्व जमाते जा रहा है। कहने का मतलब क्या है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो कंट्री जितना सक्षम है वो कंट्री इन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को, ठीक है, फुटबॉल करके खेल देता है, हटा देता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी यही भाई साहब है, देखिए, महाध्यक्ष के रूप में एंटोनियो गुटेरस, ठीक है। इसमें आर्टिकल 7 है, ध्यान रखिएगा, ये अमेरिका ने ही अपने अकॉर्डिंग इसको डलवाया है। आर्टिकल 7 क्या करता है, इंटरनल इशू पे बात करता है। अब इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए कि इंटरनल इशू की क्या बात कर रहा है, वैसे से क्लियर हो जाएगा। इसमें इंटरनल इशू का मतलब है कि यहाँ पे अगर कोई जो देश है, ध्यान रखिए, कोई भी देश का एक स्वतंत्र एरिया अपने आप को डिक्लेयर घोषित कर देता है कि भाई ये पूरा तरीके से हम सुवरन है, अगर वो किसी विदेशी सहायता के लिए, ठीक है, मदद मांगता है तो विदेशी सहायता जाएगी, उसकी मदद करेगी। यूएनए इसमें कुछ नहीं कर सकता है। इसी का दुरुपयोग जबरदस्त तरीके से, देखिए, यूएसए ऑलरेडी किया है। सीरिया में चला गया भाई बिन बुलाए मेहमान, जो भी सीरिया में कुछ अलगाववादी लोग हैं, आ गया यूएसए मुंह उठा के। देखिए बोलते हैं ना, अपनी मेहनत से अगर बिल्डिंग आपने बनाया है, 2 मंजिल 5 मंजिल ठोका है, तो आपको तोड़ने में कष्ट होगा। ये तो बाहर के लोग हैं, आ रहा है, सबको क्या लग रहा है, कितना मेहनत से लोग बनाया हुआ है, एक बम मारा, एक मिसाइल मारा, सारा तबाह, सीरिया को खंडहर बना दिया लोगों ने। अब सीरिया को जैसे इन्वाइट मिला, सीरिया ने जैसे ही, आप कह सकते हैं कि यूएसए को इन्वाइट किया, मैंने कुछ लोग वहाँ पे, ठीक है, अब कुछ लोग सीरिया के 2 लोग भागों में बट गए, कुछ लोगों ने भाई रसिया को बुला लिया, आ गई सब बड़ी बड़ी शक्तियाँ। इराक में भी वही हुआ, लीबिया, लेबनान, यहाँ देखेंगे तो बेचारा पश्चिम एशिया अभी तक, ठीक है, यूएसए के प्रभाव से बच नहीं पाया है बेचारा। इसमें रूस तो बाद में आया, रूस की इतनी गलती क्या है भाई, तुम आओगे तो हम आए ही आएंगे, तुम अपना ग्लोबल इन्फ्लुएंस बना रहे हो तो हम छोड़ देंगे। समझना है, हर जगह ये शीत युद्ध का दौर से लेके आज तक यही मामला चल रहा है इन दोनों के बीच। और इसमें बेचारा जो भी फंसता है, सीरिया, इराक, लीबिया, लेबनान, बेचारा फंस के रह जाता है। और आज वैसे ही बेचारा फंस गया है यूक्रेन फंस गया है। आगे चल के वेनेजुएला में देखिए, वेनेजुएला में कितना इन्फ्लुएंस है, वहाँ के मतलब तख्ता पलट करवा दिया, ठीक है।
वियतनाम में, दक्षिणी कोरिया में, हर जगह आप देखेंगे तो इसी यूएनओ का जो आर्टिकल 7 है, इस 7 का अमेरिका ने अपने ढंग से उसका दुरुपयोग किया है और आज यही मौका को सोवियत रूस भुना रहा है। इतिहास अपने आप को पुनः दोहरा रहा है। जिस मौके की तलाश थी सोवियत रूस को, वो मौका मिल गया है। डोनेस्क और लुहांस दोनों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया है और ये इस स्थिति में किसी भी विदेशी सहयोग मांग सकते हैं। और इन लोगों ने सहायता मांगा रसिया से कि भाई हमको सहायता चाहिए, यूक्रेन वाला हमको मार रहा है। आ गया। अब रसिया आया है यहाँ पे तो इन्वेजन के दृष्टिकोण से नहीं आया, बार बार दुनिया को ये बता रहा है कि हम देखो स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कर रहे हैं, स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कर रहे हैं हम। भाई यहाँ मारने पीटने किसी को नहीं आ रहे, हमको बुलाया गया इसीलिए हम आए हुए हैं। अब जो भी ये सीमावर्ती इलाका है, हर जगह यहाँ पे रसिया का इन्फ्लुएंस है, हर जगह इन्फ्लुएंस है। यहाँ आया, यहाँ आ गया, यहाँ पर बहाव जमा लिया। जो भी सीमावर्ती इलाका देख रहे हैं हर जगह अभी ठीक है रसिया घुस आया है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें बेचारा यूएनओ कुछ कर नहीं पा रहा। यहाँ बुलाया ठीक है, यहाँ भी आ गया, तब यूएनओ को ठीक है आँख खुला कि भैया कुछ करना चाहिए। फिर आ गया सब यूएनओ के अंतर्गत जो भी वहाँ का सिक्योरिटी काउंसिल है, बैठक होना शुरू हो गया। देखिए यहाँ पे CIA के द्वारा 16 फरवरी को ही अमेरिका का सबसे बड़ा खुफिया एजेंसी के रूप में जाना जाता है, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के रूप में CIA, 16 फरवरी को इसने घोषणा कर दिया था कि भाई देखो अब रसिया नहीं मानेगा, अब यूक्रेन पे आक्रमण करेगा। लेकिन एक घटना हो रहा था यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, बीजिंग ओलंपिक। बहुत अधिक न्यूज वालों ने इसको कवर नहीं किया क्योंकि इस बीजिंग ओलंपिक को बहुत अधिक लोगों ने ठीक है बॉयकट भी किया। 4 फरवरी से, ध्यान रखिएगा, 4 फरवरी से लेके 20 फरवरी तक चला। बहुत अधिक आप लोगों को पता नहीं होगा इस न्यूज को लेके। 4 फरवरी से 20 फरवरी के बीच ध्यान रखिएगा चल रहा था बीजिंग ओलंपिक। और उसमें भाई साहब गए थे कौन? पुतिन गए। देख पा रहे सी जिनपिंग से हाथ मिलाया, बोला देखो ताइवान जिंदाबाद, चीन जिंदाबाद। मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब चीन जो है ठीक है पूरा जो ताइवान है, ताइवान का ठीक है इंटीग्रल पार्ट है, मैंने चीन का इंटीग्रल पार्ट है ताइवान। चीन तो इसी से खुश हो जाता है। चीन को लगता है कि भाई चलो कम से कम एक ऐसा देश है जो ताइवान को मानता है कि चीन जो है ठीक है बिल्कुल चीन का पार्ट है ताइवान। अमेरिका बोलता है कि नहीं, चीन असली चीन तो चीन है ही नहीं, असली चीन ताइवान है। यहाँ से भी समस्या आती है। अब यहीं से देखेंगे ना तो दोनों के बीच इस चीज़ को लेकर बहुत अच्छा गठजोड़ आपको दिखाई देगा। और पुतिन ने बोला कि हम मान जाते हैं 20 फरवरी के बाद ही जो करना होगा करेंगे। और 21 फरवरी को देखिए पूरी तरीके से पुतिन के द्वारा डोनेस्क और लुहांस्क को ठीक है मैंने एक स्वतंत्र देश घोषित करवा दिया गया, हो गया। 23 फरवरी को देखिए इन लोगों ने सहायता मांगा कि अब तो स्वतंत्र हो ही गए हैं, अब इंटरनल प्रोटोकॉल के तहत भाई हम तो सहायता मांग ही सकते हैं, मांग भी लिया। इसी बीच एक ड्रामा हो जाएगा, इमरान खान की रूस यात्रा बेचारा है चला जाएगा। ठीक है, ये लोग चाचा बोलता है भारत के लोग इसको, ठीक है कि एकदम मैंने आप बोल सकते हैं कि इतना फॉरेन जो पॉलिसी है किसी का इतना वीक कैसे हो सकता है। शायद वहाँ का ठीक है जो भी लोग हैं इतना वेल एजुकेटेड नहीं है। इस समय इमरान खान की रूस यात्रा जब देख रहे हैं कि युद्ध का माहौल हो गया है तो उस समय ठीक है विदेशी यात्रा करना से बचना चाहिए। चला गया भाई साहब कर्जा लेने के लिए, $10,000 कर्जा चाहिए। गैस बिछवा दो भाई हमारे यहाँ, क्योंकि अभी पाकिस्तान में गैस का रेट लगभग 12,000 सिलेंडर, 12-13 हज़ार सिलेंडर बिक रहा है। अभी पुतिन ने पहले अनाउंस कर दिया था कि देखो भाई जो भी हमसे मिलने आएगा जब तक वो टेस्ट नहीं करवाएगा, कोरोना टेस्ट RT-PCR नहीं करवाएगा, हम नहीं करेंगे, हम मिलेंगे नहीं। गया वहाँ पे RT-PCR उन लोगों ने किया, मुंह में डाला, स्लैब डाला, नाक में डाला, समझ पा रहे हैं। और इस टाइप का मिलन हुआ, देखिए इस टाइप का। इससे पहले भी कुछ लोग मिले हुए थे पुतिन से जाके, बड़ा अच्छा से मिला हुआ, हाथ मिलाया था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे। और जब भी देखिए जब दो बड़े बड़े जब देश मिलते हैं ना यहाँ पे, तो एक बायलैटरल एग्रीमेंट होता है, आगे सामने आके अनाउंस करना होता है, मीडिया को दिखाना होता है कि देखो हम आए थे मिलने तो हमने ये ठीक एग्रीमेंट किया, ये घोषणा किया। ऐसा कुछ भी नहीं किया, बिन बुलाए मेहमान था, गया वैसे ही मुँह उठा के आ गया, यूएसए से रहा नहीं गया। अब इस जियो पॉलिटिक्स में पाकिस्तान के रोल को समझना चाहिए आपको, ठीक है कि जियो पॉलिटिक्स में पहले तो ये बिल्कुल शीत युद्ध के दौर में जाके बैठ गया अमेरिका के गोदी में, बहुत अधिक हथियार लिया, पैसा लिया, लेकिन जैसे ही ठीक है लादेन ने मारा बम, आतंकवाद की पोल खोल के उसने रख दिया, तब से मतलब अमेरिका के लिए पाकिस्तान को माना जाता है कि अमेरिका पाकिस्तान को हमेशा ही संदेह की निगाहों से देखता है। और ट्रंप ने तो बिल्कुल ही पाकिस्तान को किनारे कर दिया।
बाइडेन आया तो अपने ठीक है जो शपथ ग्रहण में इनवाइट तक नहीं किया, बेचारे को चला गया जलाने के लिए इधर पुतिन की तरफ की जा रहे हैं। और अभी समझना पड़ेगा पाकिस्तान बिल्कुल ही चाइना का प्रो चाइना हो गया है। प्रो चाइना होने का मतलब क्या है यहाँ पे कि चाइना का बिल्कुल ही एक कट्टर, आप कह सकते हैं कि कंप्यूटर के रूप में बिल्कुल अमेरिका खड़ा है। अमेरिका के कट्टर कंप्यूटर के रूप में बिल्कुल ही यहाँ पे ठीक है चाइना खड़ा है। अभी देखिए यूएसए का ध्यान रखिएगा, अभी यूएसए का जो जीडीपी है लगभग ठीक है 21 ट्रिलियन के आसपास है, तो चाइना का जीडीपी भी ध्यान रखिएगा लगभग 14-15 ट्रिलियन पहुंच गया है। भारत का जीडीपी लगभग 2.6 ट्रिलियन है। वहीं अगर यूएसएसआर की बात करें, सॉरी रसिया की बात करें, तो रसिया का जीडीपी लगभग 1.6 ट्रिलियन है। माने रसिया का जीडीपी बहुत ही कम है। लेकिन एक चीज़ में आपको रसिया को मानना पड़ेगा, उसकी टेक्नोलॉजी, उसकी आर्मी, उसकी ठीक है जो भी वेपन को लेके, इस मामले में अमेरिका के बाद अगर किसी का नंबर आता है तो रसिया का ही नंबर आता है। जीडीपी में भले ही चाइना रसिया से आगे है, लेकिन वेपन के मामले में चाइना को पीछे ही रखा जाता है रसिया से। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और वेपन है तो ग्लोबल इन्फ्लुएंस आपका रहेगा ही रहेगा। यही चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है। खैर बेचारा गया और अमेरिका से रहा नहीं गया। अमेरिका के एक बैंक के द्वारा ध्यान रखिएगा 55 मिलियन का लगभग 4 अरब डॉलर का फाइन लगा दिया गया। इसीलिए लोग सोशल मीडिया में ट्रोल किया जा रहा है कि सबसे अधिक महंगा जो आरटीपीसीआर हुआ है इमरान खान का ही हुआ है, 4 अरब का हुआ है। खैर यहाँ पे कुछ मिला नहीं, ठीक है। उस सिचुएशन में क्या हो गया तो बात की बात है। अब यहाँ पे देखिए 23 फरवरी को ध्यान रखिएगा, ठीक है। 23 फरवरी को यहाँ पे अटैक कर दिया गया। 23 फरवरी को जब अटैक किया गया, यहाँ पे जो भी लोग थे लुहांस्क डोनेस्क में धीरे धीरे ठीक है सारे एरिया को घेरना शुरू कर दिया गया यहाँ से। अभी ऐसे पूरी तरीके से घिर चुका है यूक्रेन। और 23 फरवरी से 1 मार्च तक की जो सिचुएशन है यही आपके सामने दिख रहा है। हर जगह लगभग 5-6 दिन अभी तक हो चुका है। 5-6 दिनों में अभी भी यूक्रेन आत्मसमर्पण के लिए तैयार नहीं है। वहाँ का जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, जेलेंस्की बार बार विदेशियों से या फिर जो भी यूरोपीय जो संघ है अमेरिका से सहायता मांग रहा है, भारत से भी मांग रहा है। भारत को उसमें बहुत सारा स्टूडेंट भी फंसे हुए, लगभग 20,000 के आसपास स्टूडेंट फंसे हुए, जिनमें 2,000 लोगों को तो ला दिया गया है। अभी भी 18,000 स्टूडेंट फंसे हुए हैं। अभी कल का ही न्यूज़ है जिसमें एक भारतीय स्टूडेंट भी मारा गया। बहुत चैलेंजिंग रोल है इस समय भारत की, ठीक है। जो विदेश नीति क्या होना चाहिए, मुझे याद आता है कि अभी जो भारत की जो विदेश नीति है अब, ठीक है, बीजेपी को, मोदी को ना मानते हुए, ना चाहते हुए भी फिर से उसी नेहरू वाली विदेश नीति को अपनाना पड़ेगा, एक बुद्धा मार्ग अपनाना पड़ेगा। इसी चीज़ को आपको समझना है। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है रूस अमेरिकी सामरिक हितों में। रूस सामरिक हित में देखा जाए तो अब देख पा रहे हैं, ये है पूरा का पूरा जो आप देख पा रहे हैं, ये है पूरा का पूरा ये यूक्रेन। और यूक्रेन में उसी समय से देखेंगे ना तो रूस ने काफ़ी डेवलप किया हुआ था। डेवलप किया था तो कैसे छोड़ सकता है। और रूस अब अभी वर्तमान में जो सामरिक दृष्टिकोण से रसिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ मिनरल्स देख पा रहे हैं कितने जगह मिनरल्स है, वाटर, लैंड, फॉरेस्ट, ठीक है, नेचुरल, ठीक है, रिक्रिएशनल, बहुत सारा चीज़ रूस में मौजूद है। ये जो इलाका है बिल्कुल रिच मिनरल्स एरिया है। यहाँ पे बहुत कुछ निकलता है, समुद्री जो तटवर्ती इलाका है। इसी सिचुएशन में रूस कैसे छोड़ देगा। बहुत सारा जो पाइप लाइन है देख पा रहे हैं, रसिया से सबसे अधिक जो पाइप लाइन आ रहा है वो यूक्रेन से ही पास करता है। और तब यूक्रेन से पास करके देखिए यूरोप में एंट्री ले रहा है, इधर से यहाँ पे एंट्री लेगा तब अफ्रीका में जाएगा, इधर से एंट्री लेगा तो इधर, ठीक है, पश्चिम एशिया में आएगा। अब इसी चीज़ को देखिए, ठीक है, भारत के लिए बहुत आसान हो जाता है आने के लिए, पाकिस्तान बार बार दिक्कत कर रहा है। तो समझना है इस चीज़ को कि रूस का यही है, मैंने पूरी आप कह सकते हैं कि यूरोपीय अर्थव्यवस्था की, उनकी आजीविका के साधन के रूप में गैस, अभी गैस रुक देगा ना बेचारा सब खाए भी ना मर जाएगा वहाँ पे। इतना समस्या गंभीर हो चुका है अभी। और यहाँ पे यही है कि यूक्रेन वालों ने यहाँ पे बिल्कुल ही माना गया कि अमेरिका के चढ़ावे से उसको लगा कि भाई देखो तुम्हारे देश से इतना सारा पाइपलाइन गुजर रहा है, देख रहे हैं ना, ये इतना सारा पाइपलाइन गुजर रहा है, तो तुम भाई इसके बदले भाड़ा मांग लो। बोला ठीक है मांगते हैं। 33 बिलियन मांगा सब पुतिन से कि भाई हमको 33 बिलियन चाहिए, तुम जो इतना पाइपलाइन गैस गुजारे हो, हमारे देश को छेद कर दिए हो, हमको 33 बिलियन चाहिए। बेचारा पुतिन क्या करता कि लो भाई, मैंने ये यूक्रेन जो था ना, मतलब यूक्रेन की अभी मैं समझ पा रहा हूँ कि यूक्रेन चाहता तो जो भी इसकी डिमांड है
रसिया से मांग मांग के पूरा कर लेता, आप फिर जब नहीं देता तो फिर डरवाता। एक होता है ना कि भाई कि दो नहीं तो हम चले जाएंगे उधर। तो ऐसे करके यूक्रेन अपने आप को डेवलप कर सकता था। लेकिन समस्या यही है हठ धर्मिता। देखिए क्या करवा रहा है। अब यहाँ पे आपको समझना है, शुरू हो गया यूएनओ में, ठीक है, वोटिंग होना। मामला इतना गंभीर हो गया अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को लेके कि अब हो तो क्या हो। आपको पता है कि इसमें परमानेंट मेंबर चाइना, फ्रांस, रसिया, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट है। यहाँ पे परमानेंट मेंबर का मतलब है कि इनको वीटो का अधिकार है। सबसे पहले ये वाली वोटिंग किया गया। अब इसमें किसी एक देश ने अगर बोल दिया वीटो का मतलब है कि भाई नो तो नो, तो फिर चार लोग कुछ भी बोले डजंट मैटर, वो पूरी तरीके से खारिज हो जाएगा। तो यहाँ तो खारिज हो गया। दोबारा नॉन परमानेंट मेंबर में लाया गया, जो कि अभी भारत भी है। भारत चाइना ने, ठीक है, मैंने भारत इस करनी काट लिया। यूएई वगैरह देखिए, यूएई ने भी करनी काट लिया, क्योंकि यूएई बिल्कुल ही प्रो अमेरिका रहता है। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। चाइना तो वैसे ही यहाँ पे, ठीक है, कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। भारत ने भी, ठीक है, अपना बिल्कुल ही मोदी गए और समझ रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद से बात आ रहा है यूएई का। यूएई का जो प्रेसिडेंट है भाई, वो भी अब यहाँ पे लगा भाई अमेरिका को ये क्या कर रहा है। यूएई को तो कम से कम सपोर्ट करना चाहिए। अब फिर से थोड़ा ये जियो पॉलिटिक्स में लोग बात करते हैं। यूएई का क्या है, देखिए यूएई यहाँ पे है। इस मैप को थोड़ा देखने का प्रयास कीजिए। देखिए अब यूएई यहाँ पे है, ठीक है। अब इसको क्या लग रहा है यूएई को कि जैसे हम रूस के खिलाफ जाएंगे, यमन में लोग हैती लोग बैठा हुआ है, और भी बहुत सारा अलगाववादी संगठन है, यमन में है, ओमन में है। जैसे ही हम रूस के खिलाफ जाएंगे, रूस का पूरा कंट्रोल है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, पश्चिम एशिया में। यमन ओमन वालों को, ठीक है, भड़का देगा, आएगा सब, हम छोटा सा मार गिराएगा सब, मतलब ना हम कुछ नहीं कहेंगे। दूसरे हम लोग बात करते हैं ईरान का। तो ईरान, ध्यान रखिएगा, शिया बहुल कंट्री के रूप में मौजूद है। ईरान, इराक, सऊदी अरब, ध्यान रखिएगा, सुन्नी बहुल कंट्री है। और यहाँ पे सऊदी अरब में जैसे कि अमेरिका का बहुत अधिक प्रभाव है, वैसे ही ईरान में, इराक में, ध्यान रखिएगा, अब रसिया का बहुत अधिक प्रभाव है। अब जैसे ही यहाँ पे मामला बिगड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ईरान वालों को बोल देगा कि जाओ और थोड़ा सीरिया वालों को 2-4 को बम दे दो एक्स्ट्रा। फिर सीरिया वाला पूरा पश्चिम एशिया में समीकरण गड़बड़ा देगा। लेबनान वगैरह में, ध्यान रखिएगा, वहाँ पे हिजबुल्ला वगैरह लोग हैं। जैसे उन लोग मिलना चाहिए, वो लोग फिर इजराइल में, ठीक है, मरने का डर न मराने का डर शुरू कर देगा वहाँ पे। वो भी गया। अब इजराइल को, ठीक है, अमेरिका को लगा कि अब हमें इजराइल की तरफ देखना चाहिए। अब इजराइल यहीं पे है, देख पा रहे हैं, इजराइल यहाँ पे, इजराइल को बोला, इजराइल भी सर नीचे कर लिया। अमेरिका ने बोला देखो भाई, एक जो तुम्हारा यहूदी भाई है चिल्ला रहा है जेलेंस्की, आओ आओ और सपोर्ट करो हमें, यार जाओ यहूदी लोग तुम। अब इस समय इजराइल का भी हालत ख़राब हो गया। इजराइल जैसे यहाँ पे दाएं बाएं करा अपना, ठीक है, जो भी अपना फाइटर प्लेन वगैरह उड़ाया, ध्यान रखिएगा, सीरिया को S-400 दिया है रसिया। S-400 मतलब सीधे हवा से हवा मार के ख़त्म कर देगा उसको। बहुत खतरनाक एग्रीमेंट यहाँ पे है, ध्यान रखिएगा इस इलाके में, ठीक है। तो चाह के भी बेचारा अभी सीरिया भी हाथ खड़ा कर दिया, बड़ी समस्या है, ठीक है, इजराइल भी हाथ खड़ा कर दिया। करे तो अब करे क्या का, अमेरिका की स्थिति खराब है अभी। इधर भारत की बात करें तो भारतीय बहुत सारे स्टूडेंट, लगभग मैंने बताया था कि 20,000 स्टूडेंट यहाँ पे फंस गए हैं। हर एक, लगभग पंजाब से, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, जो भी भारत का जो, ठीक है, डेवलप जो स्टेट है, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे इंजीनियरिंग मेडिकल के लिए जाते हैं, फंस गए हैं। भारत सरकार ने इनको लाने के लिए, देखिए, ऑपरेशन गंगा चलाया। ऑपरेशन गंगा के माध्यम से ही इस पे फिर से आपको समझना है कि इसके माध्यम से भारत बार, ठीक है, एयर इंडिया का सहारा ले रही है। एयर इंडिया जिसको ऑलरेडी बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है, फाइनली देखिए एयर इंडिया ही काम देती है। चाहे एयरलिफ्ट की बात कर ले, एयरलिफ्ट में ये एयर इंडिया ही आगे आती है, उसके पायलट आते हैं। जो भी है यहाँ पे देखिए, यूक्रेन में क्यों में फंसे हैं, जो भी है सीमावर्ती इलाकों में, ठीक है, एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ पे फिर बताना कठिन हो जाएगा, लेक्चर की लंबाई बढ़ जाएगी। इनको भेजा जा रहा है विदाउट पासपोर्ट कि भाई आओ पोलैंड में, रोमानिया में, इस, ध्यान रखिएगा, स्थल मार्ग से इनको इन देशों में भेजा जा रहा है। और फिर भारत का जो भी एयर इंडिया जा रहा है, ध्यान रखिएगा, और उनको, ठीक है, लेके आ रहा है। रूस ने बोल दिया कि देखो इस इलाके में नहीं आना, इधर आ रहे हो बमबारी होगा। किसी भी देश का कोई फ्लाइट व्लाइट आए इधर, हम कुछ नहीं जानते हैं। इसीलिए अगर मरना है तो आओ, फिर कौन जाएगा यहाँ पे, समझ पा रहे हैं ना। इंटरनेशनल जो भी उड़ान वगैरह है सब यहाँ पे ब्लॉक हो गया है। तो देखिए भारत का एयर इंडिया कितना खतरनाक है, यहाँ पे चला गया। मतलब मुसीबत में तो साथ यही देता है, चाहे नेताओं का,
चाहे भारतीय लोगों का। अब यहाँ पे रसिया की एक ही डिमांड है, समझ रहे हैं, रसिया की डिमांड है कि भाई हम अपनी आक्रामक विदेश नीतियों को त्याग देंगे अगर अमेरिका एक बार हमें आश्वासन दे दे कि भाई यूक्रेन को हम नाटो में नहीं मिलाएंगे। अब यहाँ पे अमेरिका क्या बोल रहा है, देखिए अमेरिका के दोहरी चाल क्या है। अमेरिका बोल रहा है कि यूक्रेन एक स्वतंत्र सोवरेन कंट्री है, वो क्या डिसीजन लेगा वो भाई हम पे थोड़ा तय कर सकते हैं, वो तो यूक्रेन वाला जाने। अब यूक्रेन को सब चढ़ा कर रखा जेलेंस्की को, बोल रहा है कि ना भाई हम सोवरेन है, इंडिपेंडेंट हैं, हम कहीं भी जाए तुमको क्या करना है। पुतिन बोल रहा है अच्छा वही है, मैं तुम्हें भूल जाओ ये हो नहीं सकता है, तुम मुझे भूल जाओ मैं होने नहीं दूंगा। खेल शुरू हो गया, देख पा रहे हैं यहाँ पे धड़ा धड़ अभी जो भी हो रहा है, ठीक है। बहुत ही ये मार्मिक माहौल है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोग मारे गए हैं और जैसे मैंने बोला हुआ था कि किसी भी देश का झंडा इतना बड़ा नहीं होता है जिसमें निर्दोष मारे गए लोगों के शवों को ढक सके। मुद्रा किसी देश का इतना भारी नहीं है, चाहे डॉलर की बात करें या पाउंड की बात करें, जिसमें निर्दोष मारे गए लोगों के शवों को उठा सके। बहुत ही ख़राब सिचुएशन है, भी ध्यान रखिएगा। ये वाला इलाका है, थोड़ा इसको और देखने का प्रयास कीजिए। ये वाला इलाका तो बिल्कुल मान के चलिए कि ये रसिया का हो चुका है। और अभी जो ये मोल्डोवा का क्षेत्र है, मोल्डोवा में भी रसिया का अच्छा खासा प्रभाव है। तो ऐसा कई सारे विशेषज्ञों के द्वारा ये बोला जा रहा है कि ये जो इलाका है ना, काट के रसिया क्या कर लेगा कि इसको सेपरेट कर लेगा, है रसिया को हो जाएगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अभी तक युद्ध चल रहा है तो रसिया चाह नहीं रहा, रसिया को चाहिए पूरा पूरा यूक्रेन, या फिर वहाँ का पपेट गवर्नमेंट चाहिए। अब ये डिसाइड करे यूक्रेन वाले कि करे तो क्या करे। अब इसमें आपका समझना है कि रूस में अब इसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है। यहाँ पे रूस में देखिए पहले से ही पुतिन होशियार है, विदेशी मुद्रा भंडार को जमा कर लिया, जान रहा था कि भाई आएगा बहुत सारा सेंसन लगाया जाएगा तो विदेशी मुद्रा, ठीक है, जो भी डॉलर वगैरह में व्यापार होता है भर के रखा हुआ है। गोल्ड में कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो दिक्कत होगा तो भाई एक जहाज गोल्ड भेज देगा। पूरा का पूरा रिजर्व के रूप में पुतिन ने, ठीक है, इसकी तैयारी किया हुआ है। लेकिन इसका भी एक निश्चित अवधि है, इसीलिए पुतिन चाह रहा है कि जितना जल्दी हो सके इस युद्ध को निपटाया जाए। उसके बाद से यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन, ठीक है, मैंने अमेरिका के द्वारा बोला गया, न्यूज वाले बोल रहे हैं कि न्यूक्लियर वेपन छोड़ दिया क्या है, तो स्विफ्ट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, इकोनॉमिकल न्यूक्लियर वेपन छोड़ा है। स्विफ्ट का मतलब है यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। अभी हो हल्ला मचा है, वैसे बहुत सारे न्यूज वाले कवर कर रहे हैं। सिंपल सा चीज़ है, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए, ठीक है, इस स्विफ्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक वैसे ही जैसे आप इंटरनल, ठीक है, भारत के, ठीक है, एक बैंक से दूसरे बैंक में आप ट्रांसफ़र करने के लिए IFC कोड का यूज करते हैं। बिना IFC कोड का, ठीक है, ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता है। तो IFC कोड में जैसे आपने इंटर किया, जिस बैंक का किया उस बैंक में चला जाएगा, इंटर बैंक, ठीक है, इसमें चला जाएगा। स्विफ्ट में देखिए क्या होगा कि एक जैसे मान के चलिए यहाँ पे, ठीक है, USA है, USA से कोई व्यक्ति अगर भारत में अगर पैसा भेजना चाह रहा है तो USA वाला व्यक्ति वो भारत का आपका जो अकाउंट है, जो बैंक है, हर एक मैंने बैंक का अलग अलग स्विफ्ट कोड होता है, उसका अकाउंट होगा, तो ये डाल के भेजेगा। अब वो पैसा आएगा, ध्यान रखिएगा, RBI के पास आते ही देखेगा कि भाई मनी तो ठीक है ना, ब्लैक मनी वगैरह तो नहीं आ रहा है, सब चीज़ वो देख के अब फिर वो भेज देगा कि बे लो भाई SBI के पास है, मान को आया है, SBI के पास भेज देगा। SBI देखा कि अच्छा इस बैंक अकाउंट में आया है, वहाँ ट्रांसफ़र कर देगा। बिल्कुल सिंपल है। अब इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जो है इसमें क्या किया, अमेरिका ने बंद कर दिया, इसी को बोला जाता है स्विफ्ट। अब इससे क्या होगा कि रूसी इकोनॉमिकल में प्रभाव पड़ेगा। वहाँ के जो मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, अपर क्लास है, उन पे भी इफेक्ट देखने के लिए आ रहा है। लोगों को लग रहा है कि बैंक का क्राइसिस हो जाएगा, रसिया में पैसों की दिक्कत हो जाएगा, लोग बैंकों की तरफ भाग रहे हैं, वहाँ भी भगदड़ मचा हुआ है। वहाँ के लोग भी शांति मार्च के लिए, ठीक है, बहुत सारा कैंडल मार्च भी निकाल रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये युद्ध सिर्फ पुतिन का है। लेकिन पुतिन को भी मानना पड़ेगा, भारत में तो गोदी मीडिया है, लेकिन वहाँ पे पुतिन मीडिया है, ध्यान रखिएगा। इतना इन्फ्लुएंस है पुतिन का रसिया में कि उसके बिना कुछ चूचा भी नहीं कर सकता है। जो लोग प्रोटेस्ट किया उनको धागे अभी 2 दिन 3 दिन पहले उठवा के जेल में डलवा दिया। तो समझना है आपको, पुतिन समझ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, रसिया के लिए हम क्या कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे स्पोर्ट्स रिस्ट्रिक्शन, यहाँ पे जो भी फीफा वगैरह, समझ रहे हैं ना, जो भी बड़ी बड़ी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में मौजूद है स्पोर्ट्स के लिए, सब यहाँ पे बैन कर रहे हैं, रसिया को बॉयकॉट करने में लगे हुए हैं। जो भी ग्लोबल कंपनी है, ठीक है, यूट्यूब है, फेसबुक है, एप्पल है, ये लोग पूरा का पूरा अपना मोनेटाइजेशन बंद करके रखा हुआ है। मैंने हर तरह से रसिया में प्रेशर जताने का प्रयास किया जा रहा है। और इन सब के पीछे अगर देखा जाए तो अमेरिका का ही हाथ है इसमें। बस यही है कि बेलारूस फुल सपोर्ट दे रहा है, यहाँ तक बोल दिया है कि तुम न्यूक्लियर ट्रांसप्लांट भी यहाँ से कर सकते हो।
बेलारूस अभी रूस का बहुत एक अच्छा दोस्त के रूप में उभर रहा है, पहले भी था, ठीक है। यही है बेलारूस, ध्यान रखिएगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे देखने का प्रयास करते हैं। ये यही है स्टॉप पुतिन, रसिया वाले, ठीक है। पुतिन के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। पुतिन ने बोल दिया कि देखो ये सब जेलेंस्की यूक्रेन वाले को लोग हैं, वही लोग सब फैलाया हुआ अलगाववादी लोग हैं, इनको पकड़ो और जेल में डाल दो। उसके बाद बात करते हैं हम लोग यूक्रेन में क्या प्रभाव हो रहा है। यूक्रेन को प्रभाव, ठीक है, समझिए यहाँ पे यूरोपियन कंट्री इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रही है। जैसे डेनमार्क वगैरह के राष्ट्रपति ने बोल दिया कि भाई जो हमारे देश के लोग अगर जाना चाहते हैं यूक्रेन में, यूक्रेन के लोगों को सपोर्ट करने के लिए वो जाए, हमें इससे परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, फ्री है। कौन जाएगा सोचिए, मरने कोई थोड़े जाएगा। लेकिन फिर भी ये एहसान जताने की कोशिश किया जा रहा है। जर्मनी ने कुछ टैंक भेज दिया, अपना मतलब फिजिकली नहीं भेजा सब, ठीक है, अपना जाग भेजना चाहिए ना, अपने सैनिकों को भी चलाने के लिए नहीं। रसिया से अभी भी डर है, पूरा पूरा ध्यान रखिएगा। गैस पाइपलाइन याद रखिएगा। यूएसए एंड प्रो रसिया में जैसे कि यूएनए है, सैंक्शन लगा रहे हैं, क्या करेगा। यूएसए एंड प्रो रसिया मतलब जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया, घेरने में लगा हुआ है कि युद्ध किसी तरह से रुक जाए। लेकिन रसिया अब इस मूड में आ गया है। उसके बाद से यहाँ पे कुछ यूक्रेन की मार्मिक तस्वीरें आ रही है, जैसे कि यूक्रेन के राष्ट्रपति का, अभी राष्ट्रपति बार बार जा रहे हैं, अपने आर्मी को सपोर्ट कर रहे हैं कि देखो भाई मानना नहीं है, ठीक है, एकदम राष्ट्रहित की बात है, राष्ट्रवाद की बात है, सोवरेनिटी की बात है। अपने लोगों को मोटिवेट करते आ रहे हैं, अपने आर्मी को मोटिवेट करते ना आ रहे हैं। उनकी बीवी भी इसमें बाकायदा साथ दे रही है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की डिमांड कर रहे हैं। आर्मियों का ऐसा ऐसा तस्वीर आ रहा है कि देख के दिल दहा जा रहा है, यकीन मानिए, ठीक है। मैंने मूवी नहीं चल रहा है। आम जनता को यहाँ पे देखिए पूरी आर्म ट्रेनिंग दिया जा रहा है वहाँ पे कि भाई ज़रूरत पड़ने पे तुमको भी युद्ध में लड़ना पड़ सकता है। सोचिए, कैदियों तक के नहीं छोड़ा जा रहा है, कैदियों को भी ट्रेन किया जा रहा है कि बहुत हो गए कैदी, अब भाई सब माफ है, ठीक है, अब तुमको युद्ध करना होगा। बाकी जो लोग हैं देख रहे हैं यहाँ पे शेल्टर होम टाइप का, जो भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो भी मेट्रो हो गया, ट्रेन हो गया, नीचे लोगों को, ठीक है, भेजा जा रहा है कि भाई जाइए वहाँ पे रहिए। 18 से 60 साल के बीच के लोगों को बोल दिया कि तुम यूक्रेन छोड़ के नहीं जा सकते हो, यही समय है देशभक्ति दिखाने का, राष्ट्रभक्ति दिखाने का, तुमको करना पड़ेगा। समझिए इस चीज़ को। बहुत स्थिति खराब हो गई अभी यूक्रेन में, ये बताने की मुझे बार बार ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं हम लोग अमेरिका। देखिए अमेरिका क्या है यहाँ पे, यूएसए को लेके, ठीक है, नाटो यूएनए के माध्यम से स्ट्रिक्टली एक्शन लेने से बच रहा है। जब इतना भाई तुमको यूक्रेन से लगाव है, तुम चाह रहे हो कितना अधिक इन्फ्लुएंस बढ़ाए हम रसिया के नज़दीक जाके, तो भाई भेजो नाटो को, भेजो। पुतिन भी बैठा हुआ है दबाने के लिए। लेकिन यहाँ पे स्ट्रिक्टली एक्शन लेने से बच रहा है, क्योंकि स्ट्रिक्टली एक्शन लेने का मतलब है कि थर्ड वर्ल्ड वार, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि बहुत सारे विश्लेषणों के द्वारा, बहुत सारे विशेषज्ञों के द्वारा ये, ठीक है, एनालिसिस किया जा रहा है कि हो सकता है। यूएसए और जो भी उसके अलायंस लोग हैं, सब मैं बता चुका हूँ कि इकोनॉमिक सेक्शन लगा रहा है, ठीक है, फाइनेंशियल, न्यूक्लियर वेपन वार, ठीक है, न्यूक्लियर वेपन जिसे बोला जा रहा है। वर्ल्ड वार 3 को लेकर संभावना जताया जा रहा है कि अगर अमेरिका ने यहाँ पे कोई सॉफ्ट, ठीक है, पावर का यूज नहीं किया, जहाँ हार्ड पावर का यूज किया अगर अमेरिका ने, तो यकीन मानिए फिर न्यूक्लियर, ठीक है, वार होना तय है यहाँ पे। यूरोप में बिल्कुल लग रहा है कि बहुत सारे अब अपने अपने यहाँ पे, ठीक है, सपोर्टिव लोग हैं, कोई यूएसए को, कोई रसिया को। लेकिन कुल मिला के बात यही रहा कि यूरोप में घिरता हुआ नज़र आ रहा है अमेरिका, क्योंकि अमेरिका का एक ही हित है, फाइनेंशियल हित, और वो फाइनेंशियल हित अब यूरोप में उसका सीमित नहीं रह गया है। अमेरिका का फाइनेंशियल हित बिल्कुल एशिया में आ गया है, चाइना में आ गया है, इंडिया में आ गया है। अब उसको लग रहा है कि यार हमारी मजबूरी हो गई है, तो यही तो भाई मौका है, तुम नाटो ख़त्म कर दो, न रहेगा बाँस, न बजेगी बाँसुरी। लेकिन अमेरिका नहीं चाहेगा ऐसा, बहुत ही आप समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद चीन को लेकर भी इसको डर है कि भाई चीन के साथ हम क्या करें। 15 बिलियन डॉलर 15 ट्रिलियन, ठीक है, जीडीपी एकदम पहुंच रहा है, मात्र 5-6 ट्रिलियन ही कम है। तो इस चीज़ को आपको बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। उसके बाद से भारत में प्रभाव देखिए, भारत के लिए देखा जाए तो गैस, भारत का गैस अभी 1000 रुपया खरीद रहे हैं, क्या पता 1500 हो जाए, 2000 हो जाए। भारत के लोग भी महंगाई झेलने के तैयार हैं। पेट्रोल, क्योंकि पेट्रोल में पता है कि OECD वाले लोग हैं, ईरान भी है उसमें, अगर कुछ ऐसा होता है तो पेट्रोल का दाम बढ़ेगा ही बढ़ेगा। 100 पार से जस्ट नीचे आया है, सेंचुरी मारा था, फिर से मारने के लिए तैयार हो जाइए। तेल को लेके मस्टर्ड ऑयल वगैरह, सरसों का तेल वगैरह, क्योंकि सनफ्लेम वगैरह वहाँ से काफ़ी बड़ी मात्रा में आता है, तो फिर से देखिए तेल का दाम, कड़वा तेल पीछे नहीं रहेगा पेट्रोल के, ठीक है, सीधे पार कर जाएगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद गेहूं की बात करें हम लोग, यूक्रेन और
रूस में बहुत ही बड़ी मात्रा में गेहूं होता है, चूँकि वहाँ पे ठीक है जो बोलते हैं ना शीतोष्ण जलवायु वाला जो एरिया है जियोग्राफिकल दृष्टिकोण से, तो यूक्रेन के ठीक है ब्रेड ऑफ बास्केट बोला जाता है। अब यहाँ से तो भाई ये लोग एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा, पूरे विश्व में अपना गेहूँ लोग लगा हुआ है, तो भारत को अच्छा मौका है कि पंजाब और हरियाणा का गेहूँ सब जाकर खपा दे उधर। दवाइयाँ यूक्रेन में महंगा हो जाएगा, क्योंकि भारत जेनेरिक दवाओं को कॉपी आसानी से करता है, ठीक मैंने जेनेरिक दवाइयाँ खूब बनाता है, जो भी यूरोपियन मेडिसिन है तुरंत कॉपी करके तुरंत सप्लाई कर देगा, तो यूक्रेन में दवाइयाँ वगैरह भी महंगी हो सकती है। सेंसेक्स भारत का ठीक है गिर रहा है, क्योंकि ठीक है मुझे याद आ रहा है वो राजीव गांधी का स्टेटमेंट कि जब कोई बड़ा वृक्ष गिरता है तो आसपास के लोग उससे प्रभावित होते ही होते हैं। यही चीज़ हो रहा है, अब इतना बड़ा घटना हो रहा है पूरे विश्व में, तो स्वाभाविक सी बात है कि इसकी छींटें हर जगह पड़ेगी। भारत का सेंसेक्स गिर रहा है, बहुत सारे शेयर धारक अपना पैसा खींच रहे हैं। अभी माना जा रहा है कि अभी तक भारत को लगभग 10 लाख करोड़ का घाटा यहाँ पे लग चुका है। अब यहाँ पे देखिए चीन में प्रभाव, चीन में यहाँ पे आपको समझना है जिसकी लाठी उसकी भैंस, अभी तो यहीं चल रहा है। अब इस चीज़ को चीन बिल्कुल सीखते हुए नजर आ रहा है कि भाई जो ऐलान जंग रसिया ने शुरू किया है, अब यही है कि बहती गंगा में हाथ हम भी ढो लेते हैं, क्या लगे पड़े भाई हम भी आर्मी इंसर्जेंसी के नाम से, शांति सैनिक के नाम पे। एक दिन का काम है, ताइवान को निपटा दें, ताइवान पे जाके कंट्रोल कर ले। इधर कुछ श्रीलंकाई द्वीप है, कुछ साउथ चाइना सी में कुछ आइसलैंड है, वहाँ पे जाके अपना कंट्रोल कर ले, अधिग्रहण कर ले, मैंने हमेशा के लिए यही मौका है। तो इसीलिए मैंने बोला था शुरू में कि चीन जो है अभी सबसे फायदेमंद में यही दिख रहा है। चीन किसी प्रकार का कोई बहुत अधिक प्रेशर नहीं, बस एक अवसर है। मोदी जी बोलते हैं ना, आपदा में अवसर, तो चीन इस आपदा में अवसर ढूंढ सकता है और फिर से समस्या हो जाएगा। फिर सबसे अधिक फायदा इसी को होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे देखती है नेक्स्ट भारत के लिए आगे की राह यहाँ पे क्या हो सकती है। अब यही है कि देखिए अभी मैंने बोला हुआ था थोड़ी देर पहले कि अभी मोदी बोल रहे होंगे, ठीक है, कि नेहरू को हम कितना भी कोस ले, लेकिन बिना नेहरू की विदेश नीति चलती ही नहीं है भारत की। ये बहुत समस्या की बात है, ठीक है, समस्या की बात नहीं, बेसिकली फ़ायदे की बात है। और इस सिचुएशन में भारत को बिल्कुल एक बैलेंस अप्रोच लेके चलना पड़ेगा। अभी इसका भी हम लोग एनालिसिस करेंगे। बैलेंस अप्रोच क्या है यहाँ पे, इंडिया यूएसए में बिल्कुल बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, और इंडिया इसमें भरसक कर रहा है। क्वाड में पता है ना, क्वाड में ठीक है बहुत अधिक जो इंडिया है अमेरिका के नज़दीक जाने से बच रहा है। कारण है रसिया, क्योंकि जैसे ही इंडिया यूएसए की तरफ मूव किया तो यहाँ पे चाइना क्या करेगा, ताइवान पे कंट्रोल कर लेगा। भारत पे चाइना का प्रभाव बढ़ने लग जाएगा, रसिया इसका सपोर्ट कर देगा। तो इसीलिए रसिया को ध्यान रखिएगा, भारत किसी भी कीमत में नाराज नहीं कर सकता है। और एक कहावत है, नए दोस्तों से ज़्यादा हमेशा सहयोग, हमेशा भरोसेमंद पुराने दोस्त होते हैं, और इसमें सबसे पुराना दोस्त भारत का रसिया ही है। रसिया ने भारत को समझिए कि यूएसए से कितनी बार बचाया है, अभी हम लोग उसको भी देख लेंगे। तो इसीलिए अभी भारत के लिए बिल्कुल बैलेंस अप्रोच, पेंडुलम की तरह यहाँ पे ठीक है थोड़ा बहुत इधर उधर मूव करना चाहिए। बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि थोड़ा सा पाकिस्तान वाला ठीक है मुद्दा खुल जाए, चीन वाला मुद्दा खुल जाए, कि थोड़ा सा उलझ जाए, वैसे भारत पे प्रेशर बनाने से बच जाए कि भाई वो तो खुद ही फंसा हुआ है, तो भाई क्यों आएगा यहाँ पे। लेकिन खैर वो तो बात की बात है। वैसे ठीक है बहुत खतरनाक स्टेप हो सकता है, ठीक है, भारतीय फिर फौज उसमें मारे जाएंगे। अगर एक भी लोग मारेंगे तो समझ पा रहे हैं क्या होगा यहाँ पे, उस घर का ठीक है चिराग मिट जाएगा पूरी तरीके से। तो समझना चाहिए, उस तरह का बचकानी हरकतों से यहाँ पे बचना चाहिए, क्योंकि भारत ठीक है हमेशा ही अहिंसा ठीक है परमो धर्म में विश्वास करता है। अब आइए बात करते हैं हम लोग अमेरिका और रूस की, कि भारत किसके पक्ष पे झुकेगा, अमेरिका या रूस का। तो थोड़ा इतिहास देख लेते हैं यहाँ पे। अमेरिका देखिए यहीं था 1965 में, जब ठीक है भारत में जब अकाल पड़ा तो बोला गया कि भारत का जो पश्चिमी जो बंदरगाह का मुंह हमेशा पश्चिमी राष्ट्रों की तरफ देखता था कि कोई इसमें आकर ठीक है 2-4 गो दाना डाल दे। अमेरिका उस समय डालता था। 1965 में अकाल के समय बहुत सारा गेहूँ भेजा। आज लोग इसका मूल्यांकन करते हैं कि सुअर खाने वाला गेहूँ भेज दिया। बांग्लादेश 1971 में पता है कि प्रो पाकिस्तान किस तरीके से अमेरिका ने ठीक है अपनी नीति को अपनाया, बिल्कुल एटॉमिक न्यूक्लियर वार तक का धमकी दे दिया था यहाँ पे इस समय, और अपना जहाज़ों का बेड़ा ही भेज दिया। भला हो रसिया का उस समय, रसिया ने अगर उस समय एग्रेसिव नहीं दिखाया होता तो आज बांग्लादेश नहीं होता। प्रो पाकिस्तान है हमेशा चला है, एटॉमिक बम को लेकर चाहे बात करें, चाहे स्माइलिंग बुद्धा को लेकर बात करें,
चाहे 1998 की हम लोग बात करें, हमेशा ही अमेरिका ने, ध्यान रखिएगा, कि भारत का क्रिटिसाइज ही किया है, आलोचना किया है, बहुत सारा सैंक्शन लगाया है। आर्टिकल 370 की बात करें, इस प्रकार से देखिए अमेरिका में एक फजूल जो बयान आ रहा था कि भाई गलत कर रहा है, तो ठीक है, फंडामेंटल राइट को लेके, ह्यूमैनिटेरियन राइट को लेके अमेरिका भीड़ पड़ता है। अभिनंदन का जो फाइटर गिरा F-16 देखिए उस समय, ठीक है, अभिनंदन जिस पायलट से जा रहे थे वहाँ पे F-16 के मान के ही था, मर गिरा या सब। किसने दिया था F-16? पाकिस्तान को, अमेरिका ने दिया हुआ था। इधर रूस की बात करें, S-400 जब दे रहा था रूस, ठीक है, भारत को, अमेरिका बहुत चिल्लाया। लेकिन अभी S-400 के दम पे भारत देखिए चीन को भी पूरी तरीके से मतलब ललकारने से पीछे नहीं रहता है कि भाई तुम करके कुछ दिखाओ, फिर हम S-400 का कमाल दिखाते हैं। INS विक्रमादित्य देखिए, लड़ाकू मतलब समुद्री भागों के लिए कितना ये इम्पोर्टेंट हो जाता है INS विक्रमादित्य, बताने की ज़रूरत नहीं है। क्रायोजेनिक इंजन देखिए 1991 में ही रसिया भारत को दे रहा था, लेकिन अमेरिका के इन्फ्लुएंस की वजह से फिर के भारत का जो अंतरिक्ष मिशन था वो लगभग 15-20 सालों के लिए पीछे चला गया। एटॉमिक बम में कौन साथ दिया? रसिया साथ दिया। रसिया ने ही उस समय पूरा भारत का खुल के एकदम सपोर्ट किया कि नहीं भाई तुमने सही किया, पीठ थपथपाया, अच्छा किया, तुमने भी बना लिया। परमाणु पनडुब्बी किसने दिया? रसिया ने दिया। देखिए यहाँ पे एक के अभी, ठीक है, 203 असॉल्ट राइफल के लिए फैक्ट्री अगर भारत में लग रहा है तो इसके पीछे रोल है, रसिया का रोल है। सुखोई ब्रह्मोस देख रहे हैं, सब रसिया ने दिया। अभी भी भारत अपने पूरे के पूरे हथियार का 80% जो इंपोर्ट करता है वो रसिया से करता है। लेकिन मिग को लेकर आप कह सकते हैं कि मिग, देखिए मिग की टेक्नोलॉजी ही खराब है तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें तो सिर्फ और सिर्फ रसिया को दोष नहीं दे सकते हैं, वो मिग रसिया में भी गिरता है। तो समझना है यहाँ पे, कुल मिला के यहाँ पे देखना है कि रसिया का अमेरिका की तुलना में हमेशा ही यहाँ पे जो भारत के फेयर में देखा जाए तो रसिया का पलड़ा भारी बताओ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं यूक्रेन का। यूक्रेन चूँकि प्रो अमेरिका है, अमेरिका जो बोलता है यूक्रेन वही बोलता है। तो यूक्रेन ने अभी देखिए 370 के मामले में भी भारत के लिए निगेटिव इम्पैक्ट दिया था। भारत जब एटॉमिक बम का परीक्षण किया था उस समय भी यूक्रेन का निगेटिव रिएक्शन ही आया हुआ था। समझिए इस चीज़ को, ठीक है। मैंने कह सकते हैं यहाँ पे कि यूक्रेन भी भारत का समय समय पे सहयोग नहीं दिया हुआ है, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि अभी वहाँ जब निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं तो भारत, ठीक है, कुछ ना बोले? समझिए इस चीज़ को। अब यहाँ पे बात करते हैं कंक्लूजन, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। कंक्लूजन में देखें यहाँ पे कुल मिला के यहाँ पे अमेरिका, यूक्रेन, रसिया और यूरोपियन यूनियन, इनका देखिए बातचीत से ही ये मसला का हल निकल सकता है, क्योंकि युद्ध हुआ तो विनाश निश्चित है। और इसमें रसिया और यूरोपियन यूनियन को भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी यही यूरोपियन यूनियन के द्वारा जो अमेरिका का जो कार्ड खेला जा रहा है कि पीछे पीछे से हम भी आएंगे, इसको बचना चाहिए। क्योंकि इस यूरोपियन यूनियन का पूरा जो गैस सप्लाई है कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पे रसिया ही कर रहा है। इसके बाद से देखिए मिन्स्क को यहाँ पे बोला जा रहा है कि जिंदा किया जाना चाहिए। मिन्स्क का जो भी बायलैटरल एग्रीमेंट था यूक्रेन और रसिया के बीच, अगर इस मिन्स्क को जिंदा किया जाए तो मामला बहुत हद तक ठीक हो सकता है। दूसरी बात करें यूक्रेन को लेके, कभी नाटो का हिस्सा ना बने। अमेरिका बोल दे कि भाई इसको हम हिस्सा बनाएंगे नहीं, भाई इसी पे फॉल्ट है, ये हमारे नाटो के, ठीक है, मानकों के खिलाफ नहीं उतरता है, मामला ही खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, रसिया को भी समझना पड़ेगा कि देखो भाई जो हम इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे हैं बार बार यूक्रेन में, ठीक है, अब समझना पड़ेगा कि उनका अपना संविधान है, ठीक है, रूसी भाषा संस्कृति ठीक है, लेकिन संविधान से बढ़ के कोई कुछ भी नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। जब उनका अपना संविधान है तो भाई उनको थोड़ी स्वायत्ता मिलनी चाहिए, बिल्कुल उसको, ठीक है, मतलब एज ए डिक्टेटरशिप की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए। इसमें रसिया को भी इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए, यहाँ पे इस चीज़ को आपको, ठीक है, ध्यान में रखना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि इतना पूरा एक जो एनालिसिस है मैंने सारे पक्षों को देखिए यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया है, कहीं से कोई पक्ष नहीं छोड़ा है। अगर कुछ पक्ष छूट रहा है आपका भी, ठीक है, कुछ आर्गूमेंट हो, कुछ लॉजिक हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी ठीक है, मैंने पूरा समझाने का प्रयास किया है कि एक न्यूट्रल एनालिसिस यहाँ पे हो पाए। और कुल मिला के, ठीक है, मामला एक ही है कि अगर अभी अमेरिका चाह लें कि भाई रसिया अपनी आक्रामक विदेश नीति को, अपने हार्ड पावर को, ठीक है, त्याग दे, तो आए बाइडेन एक बार, ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, सीधे बोल दे कि भाई नाटो को, ठीक है, कभी भी नाटो का मेंबर हम यूक्रेन को नहीं बनाएंगे। देखिएगा अभी ये मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा। लेकिन नहीं,
अमेरिका की यही है, अमेरिका की सॉफ्ट प्लस हार्ड पावर की नीति को अपनाते हुए अमेरिका अभी भी यह स्टेटमेंट देने से बच रहा है। भले कितने लोग मर जाए, डजेंट मैटर। जब अमेरिका के खुद के लोग जब मरते हैं ना, तब उसको समझ में आता है। देखिए क्या हो रहा था पश्चिम एशिया में, भारत के कितने लोगों को बुलाएगा, भारत के आर्मी को बुला बुला के, ठीक है, कितने लोग वहाँ पे मारे गए। अमेरिका का एक एक सैनिक इंपॉर्टेंट है। जब बारी आती है, अमेरिका हमेशा हाथ पीछे खींच लेता है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को लेके। अपने फ़ायदा के लिए अमेरिका किसी भी हद तक जा सकता है। जब लोग मर रहे हैं तो भाई इतना स्टेप बड़ा लेने में अमेरिका को दिक्कत क्या है? अभी मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा। कोई थर्ड वार नहीं, कोई कुछ नहीं, ठीक है। लेकिन अमेरिका ऐसा नहीं करेगा। अब समय बताएगा पुतिन का आक्रामक विदेश नीति किस करवट लेता है। थर्ड वार तक जाएगा, या फिर यूक्रेन का पूरा ठीक है अधिग्रहण कर लिया जाएगा। यूरोपीय लोग साथ देंगे कि नहीं देंगे, अमेरिका साथ देगा कि नहीं देगा, ये तो बस अब एक एक दिन आप लोग देखते चलिए। आज जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा 1 मार्च को कर रहा हूँ। 1 मार्च के अकॉर्डिंग ही मैंने इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ है। आगे कोई चेंज होता है तो फिर उसमें आप इसके माध्यम से समझ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। अपना फीडबैक आप लोग देते रहें इन फ्यूचर, ठीक है। जब भी इस तरह का चीज़ होता है तो इंटरनेशनल रिलेशन में मेरी भी काफ़ी दिलचस्पी रहती है। अगर आप लोग इस तरह का डिमांड करते हैं तो इस तरह का वीडियो मैं लेकर आऊँगा, लेकिन 5 मिनट का नहीं, 10 मिनट का नहीं कि मैं आया कुछ न्यूज़ की तरह सुना के चला गया। एक एनालिसिस होना चाहिए जिससे कि आप लोग बेहतरीन तरीके से समझ सकें। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।